डू यू नो, जेनजी तो हम बोलते हैं कि भाई भटक गया, बट सबसे ज्यादा डेंजर तो जेन अल्फा को है। डम्बेस्ट जनरेशन ऑफ ऑल टाइम वुड बी जेन अल्फा। कोको मेलन करके एक कार्टून आता है, आपको पता है 200 बिलियन के व्यूज होते हैं उसके। उन्होंने अपने साइंटिस्ट्स को बिठा के ये चीज देखी कि ओवर सैचुरेटेड कलर्स जो होते हैं वो बच्चों को प्रभावित करते हैं, एक ट्रांस में ले जाते हैं, वो हुक्ड अप हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। और म्यूजिक का जो ट्यून होता है उसको उस तरह से बनाया जाता है क्विक कि वो बच्चे के दिमाग पे वो करे। ऑक्सफोर्ड ने 2024 में एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया एंड इट इज कॉल्ड ब्रेन रॉट। आपका ब्रेन सड़ रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, जो आपको भी पता नहीं है। नेटफ्लिक्स वालों से पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन सा ओटीटी, उन्होंने बोला हमारा ओटीटी कंपटीशन नहीं है, नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कंपटीशन आपकी नींद से। कि बैंगलोर के एक स्कूल की फीस है 11 लाख रुपए। 11 लाख। पढ़ाई पे फोकस कम है, फैसिलिटीज पे ज्यादा है। तो एजुकेशन भारत में आज एक बिजनेस है, लेट्स फेस इट। पहले आपको क्या लगता है कि एजुकेशन के मामले में या सर्टेन जॉब्स के मामले में रिजर्वेशन होना चाहिए? इंटरेस्टिंग चीज है, जिन नेता लोगों ने इस रूल को बनाया है वो, क्या यूएस आज जितना डेवलप हम उसको देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन चाइना, जापान, यूएस एंड इंडिया इज वो लोग वैल्यू पे फोकस करते हैं, हम वायरलिटी पे फोकस करते हैं। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एक आपने नाम सुना होगा टोनी रॉबिन्स, बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। भगवत गीता आप पढ़िए, आपको अपने सारे सवालों के जवाब उसमें मिलेंगे, आप खुद मोटिवेट हो जाओगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, सॉरी टू से आई डोंट नो, अगर हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की, वो कहां पर मार्क जुकरबर्ग को जाने बोलते, बोले नीम करोली बाबा के आश्रम जाओ। कि हमारे देश का दुर्भाग्य है, जब तक गोरी चमड़ी वैलिडेशन नहीं देती हम लोग नहीं मानते। मैंने बहुत बार ऐसे सुना है, हमारे हिंदू भाई भी और मुसलमान भाई दोनों बोलते हैं हम तो प्रेमानंद महाराज को सुन। तो इंडिया में आप लीजिए रतन टाटा जी से सीखिए ना। अगर आप चाहे कैपिटलिज्म में भी सोचते हैं तो आप लीजिए मुकेश अंबानी, उनकी अच्छी चीजें लीजिए ना। कैसे अभिषेक जी? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बहुत बढ़िया। बड़े फेमस नाम और बड़ी फेमस शक्ल है आपकी, हर जगह पे छाए रहते हैं आप। बस लोगों की कृपा है, आप सबकी दुआ है। कल ही मेरी किसी से बात हुई तो किसी ने मुझे बोला, अरे अभिषेक जी क्या आगे पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? इंटरेस्टिंगली लेटली काफी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं। हाँ। एंड हु नोस, मे बी इन द फ्यूचर पॉसिबल है। सो व्हाट विल यू चेंज बीइंग अ पॉलिटिशियन? इसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर अगर हम देखें तो इंडिया में ऐसा क्या होगा जो आप एज अ पॉलिटिशियन चाहेंगे कि बदल जाए? इंडिया में मैं सबसे पहले एजुकेशन पे वर्क करूंगा। आई टेल यू, थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ इस चीज को। देखिए, जितनी समस्याएं हम लोग बात कर रहे हैं, बात करना बड़ा आसान होता है कि ये है, सिविक सेंस नहीं है, करप्शन है, रेप्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स अनगिनत हैं। बट मेरा मानना है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम सोल्यूशन ओरिएंटेड ना हो फ्रॉम प्रॉब्लम ओरिएंटेड। और सोल्यूशन एक ही है, एजुकेशन। देखिए क्या हुआ है कि आज़ादी के बाद से अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट पोस्ट 60s एंड 70s जब बात हो रही थी, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको लगा कि यार जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, स्पेसिफिकली पोस्ट 12th वाली जो एजुकेशन होती है, अगर हम उसको बनाएंगे हमारे देश को टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांसमेंट में हेल्प होगी। इसलिए पहला फोकस गया आईआईटी पे। दैट इज़ हाउ आईआईटी खड़गपुर केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड बताया गया उसको, एक नेशनल इंपॉर्टेंस का बताया गया, बहुत बढ़िया चीज़ थी, उस पर पूरा फोकस किया गया। लेकिन मेरा ये मानना है जब तक नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो इमारत कहाँ से टिकेगी। तो प्राइमरी एजुकेशन इज समथिंग विच हैज़ टू बी मैनेज्ड अ लॉट। एग्जाम्पल के तौर पे आज आप चाइना जाते हैं, आज आप जापान जाते हैं, तो टिल द एज ऑफ 7 सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उनके डेवलपमेंट पे, उनके मॉरल वैल्यूज़ पे, उनकी सारी चीज़ों पे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप फर्स्ट क्लास आज देखते हैं चाइना में, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो कोडिंग पढ़ा रहे हैं। ओह। भारत में आज भी धीरे धीरे एडवांसमेंट आया, आई एम नॉट सेइंग, बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज स्पेस टू गो। सेकंड, अगर इंसान हमारे देश में एजुकेटेड जरूर है बट लिटरेट नहीं है, दैट्स अ डीप थिंग। इन फैक्ट एवरीवन एनकाउंटर दिस। एग्जैक्टली। मैं इसको बहुत ही, मैं आपके ऑडियंस के लिए भी ये सवाल एक पूछना चाहूँगा। हम जब स्कूल में रहते हैं या जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो एक चीज़ पढ़ता है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हीकल्स, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ एयर कंडीशनर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। ये हम सब ने साइंस में पढ़ा हुआ है। नॉइस पोल्यूशन बहुत होता है बिकॉज हम स्पीकर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाते हैं। स्कूल में ये चीज़ सिखाने के बाद स्कूल वाले ही 10 गुना वॉल्यूम से ज़्यादा अपना वॉल्यूम बढ़ा के बहुत सारे चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स फेस इट,
ये मैं किसी सिटी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जगह की सोचने वाली बात है कि हम लोग एक जगह पे कह रहे हैं कि नॉइस पोल्यूशन होता है बियॉन्ड सर्टेन डेसिबल, वो आपके कानों के लिए सही नहीं होता है। डेफनेस बच्चों में भी आजकल बहुत जल्दी आने लग गई है। बाय द टाइम दे आर टर्निंग 20 उनको एक कान से बहुत कम सुनाई देने लग गया है। बट एट द सेम टाइम जो स्कूल आपको एनवायरमेंटल साइंस में ये पढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, वही जब फेस्टिव सीजन आता है ऐसा म्यूज़िक बजाता है कि अगर वो किसी कॉलोनी में अगर वो स्कूल हो तो आने वाले 10 कॉलोनी तक उसकी आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि हमको दिखाना है हम कितने बड़े देशभक्त हैं, हम कितने बड़े भक्त हैं, कुछ भी है। तो रूट कॉज आप समझ रहे हैं कि दिस इज एजुकेशन बट नॉट लिटरेसी। अगर इंसान एजुकेटेड है, उसको पता है कि कूड़ा कचरा की एक जगह होती है, गवर्नमेंट ने इतने अच्छे इनिशिएटिव्स बनाए हैं। टुडे यू गो फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड 10 years बैक, अब आप जाते हैं तो हर जगह ड्राई वेस्ट के लिए एक जगह है और हर आधे 1 किलोमीटर में है। मोस्ट ऑफ द लोकेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, बट स्टिल फॉर द कन्वीनियंस, बिकॉज चलता है यार। मेरे एक जन से क्या होता है, और हम गाड़ी की खिड़की खोल के वो चॉकलेट का रैपर हम वहां पर फेंक देते हैं। राइट नाउ इफ आई एम टॉकिंग जस्ट बिकॉज इसकी बात आई, वो मेरे जेब में है क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर डस्टबिन, मुझे मिला नहीं और प्लस हमारा ये शूट चालू करना था, अभी जस्ट बात करते करते याद आया। सो द डिफरेंस इज दिस वाज लिटरेसी एंड दैट वाज एजुकेशन। सो मेरा शॉर्ट में कि एज अगर मैं पॉलिटिक्स में आता हूँ, पहला फोकस होगा एजुकेशन एंड नॉर्मलाइजिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दैट वुड बी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन आप कॉस्ट कैसे कम करेंगे? चलिए इसको एक समझते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बहुत कम लोगों को पता है। देखिए एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ होती है, हमें अपने राइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। एक रूल है एजुकेशन का जिसमें कि जो फीस ऑफ एजुकेशन है उस पर एक सर्टेन कैप लगा हुआ है अभी भी। यस, बट सुनिए तो सही, प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि बहुत लोग एजुकेटेड नहीं है तो आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं। महाराष्ट्र में दिस इज कैप्ड दैट बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट आप हाइक नहीं कर सकते। 15% या समथिंग इज आउट देयर, उसके बियॉन्ड आप हाइक नहीं कर सकते एंड इट इज डिलिजेंटली फॉलोड। व्हाई? बिकॉज अगर इसको तोड़ा जाता है तो 10 लाख की पेनल्टी है। नहीं, ये फिर ये सरकारी स्कूलों के लिए या प्राइवेट के लिए भी है? सबके लिए है। इफ दे आर, अगर इंस्पेक्शन हो रहा है, चेकिंग होती है और आप पकड़े जाते हो तो 10 लाख की पेनल्टी। बट आप ये बोलोगे कि फिर सारे स्टेट सारे सिटीज में क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? उसका एक सिंपल सा रीजन है, काफी सारे स्टेट्स एंड सिटीज में फाइन इज 5,000 रुपीज। ओह, इट्स मोर लाइक कि मैंने हेलमेट नहीं लगाया, 100 रुपए का चालान कट गया, कोई बात नहीं। एब्सोल्युटली भाई, मेरे को अगर साल का 10 करोड़ आ रहा है, मेरे को 5,000 देने में क्या जा रहा है? बट अगर डिलिजेंटली एंड प्लस मुझे ये कहा जाए कि भाई आपके स्कूल का लाइसेंस चले जाएगा, देन, क्योंकि देखिए जितना भी कहें आज भी हमारे इधर गुरुकुल तरीके से ही समझा जा सकता है। वो जो थोड़ा सा डोज मिलता है उसी के बाद चीजें समझी जा सकती है। तो देयर हैज टू बी स्ट्रिक्ट इम्पोजिशन हर एंगल पे। देखिए ना, सारी चीज एजुकेशन से रिलेटेड है। एक और चीज, पीपल आर पोल्यूशन का एक और कॉज होता है, क्योंकि क्यों? बिकॉज आज हम जहां पर बैठे हैं इस सिटी में पोल्यूशन की बहुत बात होती है, बट रूट कॉज अगेन एजुकेशन है। बिकॉज पीपल को उनके राइट्स ही नहीं पता। क्या आपको पता है कि एक रूल है, जब भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं तो उसके ऊपर एक सर्टेन कवर लगाना रहता है। व्हाई? बिकॉज उनके पोल्यूटेंट्स बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, कब वो हवा में मिल जाएंगे आपको पता नहीं है। सो दिस इज अ स्ट्रिक्ट रूल। बट क्या आपने देखा आपके आसपास इतने कंस्ट्रक्शन होते हैं, हैव यू एवर सीन उनको कवर किया जा रहा है? नहीं। अब आप बोलोगे अरे करप्शन है, ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं, बट आसपास के अगर सारे लोग एजुकेटेड होके इफ दे स्टार्ट रेजिंग देयर वॉइस कि बॉस एटलीस्ट आप लगाओ, हम ये नहीं बोल रहे कंस्ट्रक्शन रोक दो, हम ये नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, बट इफ दैट हैपेंस इन दैट एनक्लोजर व्हिच वुड हार्डली कॉज दैट बिल्डर एनीथिंग। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर जागरूक हों, जहाँ पर आप ये देख, मैं भी आपके शहरों में भी होता हूँ जहाँ आप रहते हैं, हमारे शहरों में तो बहुत आम बात है कि एक पढ़ा लिखा आदमी एक अच्छी गाड़ी चलाने वाला आदमी रॉन्ग साइड लेकर जाता है और वो उसको राइट समझता है, और उसको अगर क्वेश्चन करो तो लड़ने भी शुरू कर देता है। तो अब उसका जो बच्चा साथ में बैठा है, वो, आप स्कूल की बात तो छोड़िए, घर पे एजुकेशन नहीं है प्रॉपर, घर से ही तो शुरू होता है। छोटा सा बच्चा अपने माता पिता को जो करते हुए देख रहा है, उसको लग रहा है कि यही सही चीज है। करेक्ट, उसने वही सीखा, बिल्कुल, वो वही चीज जाके आगे इम्प्लीमेंट करता है। तो ये कहाँ पे खत्म होगा? परफेक्ट। पेरेंटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। देखिए इसको थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करके बताता हूँ। जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, डैमेज इफ इट इज ऑलरेडी डन, जो बोलते हैं ना रायता फैल गया है, उसको साफ इतने जल्दी नहीं होगा, ईयर्स का वो एक्यूमुलेशन है। गुड पार्ट इज कि जो नया जनरेशन आ रहा है, हमेशा हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल परसेंटेज वाइज ज्यादा निकल रहे हैं। हर एंगल में देखिए,
पहले आज से 5-8 साल पहले यंगस्टर्स वर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट फिटनेस। आप देखो, भले ही कुछ कुछ लोग गलत रास्ता ले रहे हैं, बट नाउ दे आर गेटिंग अवेयर। हो सकता है न्यूज देख के कि भाई कार्डियक अरेस्ट इतने जल्दी आ रहा है, पोल्यूशन में ये हो रहा है। पीपल हैव, जो सिंसियर हैं, डिसिप्लिन है, वो कर रहे हैं। तो चेंज धीरे धीरे आएगा। अब इस चीज को आप समझिए, चेंज कभी भी एक आध साल में नहीं आएगा। वाई एम सेइंग एजुकेशन, आप 1978 चाइना में जाइए। 1978 चाइना हमारे जैसा ही गरीब देश था। अब तो हम अच्छे हैं, बट उस समय पे इंडिया और चाइना दोनों गरीब देश थे। व्हाट हैपेंड सडनली कि वहां से चाइना ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। आई एम नॉट प्रो चाइना वाली नहीं, बट हम कुछ सीखना चाहिए। आई एम ऑलवेज अ बिलीवर ऑफ इट। जहां से जो चीजें सीखने मिले वहां से आप वो सीखो। सेम वाज विद मलेशिया अराउंड 1960s, गरीब देश था। व्हाट हैपेंड? द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर अस शुड बी जापान। यस, जापान। लुक अराउंड दिस थिंग। प्रोज एंड कॉन्स हर जगह। यस, आई नो लोनलीनेस इंडेक्स वहां पर बहुत ज्यादा है, लोग लोनली हैं, साइलेंस बहुत ज्यादा है। ट्रेन के अंदर कोई शोर शराबा नहीं करता। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पर आइए मेट्रो में, 2 आंटियां बढ़िया लड़ती हैं, मजा आता है, एंटरटेनमेंट होता है सबका। करेक्ट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट लेट्स लुक ऑन द पॉजिटिव पार्ट। देखिए, नेगेटिव सब में है, आप में और मुझ में भी 100 नेगेटिव्स होते हैं, बट जिससे जो पॉजिटिव है हमें वो ले लेना चाहिए। करेक्ट। तो आप देखिए, चाइना ने ना 3 चीजों पर फोकस कर लिया। पहला उनने कहा एजुकेशन, कि हमें रूट कॉज है कि भैया लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनका माइंड तभी डेवलप होगा। बिकॉज एजुकेटिव नहीं होंगे तो उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, इनोवेशन आएगा नहीं। पहला वो, तो फर्स्ट वाज एजुकेशन। दूसरा बोला एजुकेट तो कर दिया, लेकिन हमें डिपेंडेंसी अपनी कम करनी पड़ेगी। तो दे बिकेम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, कि मैन्युफैक्चरिंग के अपन हब बन जाते हैं और हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। भयंकर वाला, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग में इतने एफिशिएंट बन जाएंगे कि हमारे देश की नीड तो हो जाएगी, हम बाकी सबकी भी पूरी करनी शुरू कर देंगे। दे फोकस, फॉर विच देयर वर गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स व्हिच हेल्प्ड। ठीक है, कोर पहले एजुकेशन हुआ, उसके बाद इस चीज पे, एंड फाइनल जहां पर हम कभी कभार नहीं बहुत बार लैक कर जाते हैं वो है एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने बात करी, रूल्स हैं, लॉज हैं, रॉन्ग साइड चलाने पे चलान है, बट बहुत बार ये चीजें स्किप हो जाती। एग्जीक्यूशन, क्योंकि आपको भी पता है किस प्रकार से कुछ चीजें मैनेज हो जाती हैं, चलता है ना यार, इस तरह से। सो ये 3 चीजों को उन्होंने पिवट बनाया। उन्होंने पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बार कहा जाता है कि सरकारी नौकरी इसलिए अच्छी है क्योंकि एक बार सेट हो गए तो फिर तो भैया सोचने की जरूरत ही नहीं है, लाइफ सेट है, काम करो नहीं करो। ऐसा आपने सुना होगा। सुना ही नहीं है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनका एक मोटिव होता है कि ऊपरी कमाई बहुत होगी। और ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको कि मुझे ऊपर की कमाई बहुत है। मेरा क्वेश्चन ये था उनसे कि आप रिश्वत लेने के लिए सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? एजेंडा, इंटेंट ही गलत हो गया ना। बट वहीं पर यू नो व्हाट चाइना डिड, चाइना ने लेट अर्ली 80s पे रातों रात 90 मिलियन वर्कर्स को निकाला। अब बोले क्यों? सीधे सीधे रूल्स आए जो गवर्नमेंट के लिए, सरकारी नौकरी उधर कर रहे थे, अगर आप एफिशिएंट नहीं हैं, अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, तो यू डोंट डिजर्व अ स्पेस। सो चाइना ने वो जो पॉलिसीज एग्जीक्यूट करना शुरू किए, उसके कारण पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई, वो ऑटोक्रेटिक है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने लग गए। दे रियलाइज्ड कि हमको एजुकेशन, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको बताता हूं चाइना में। अगर आप चाइना में जाते हैं, देखिए हमारे देश में एक और आपने एक चीज देखी होगी, व्हाट वी शुड लर्न, कि एक गांव का व्यक्ति होता है, वो मजबूरी, जब खेती से कमाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो शहर जाता है और फिर उसकी पूरी फैमिली शहर में बसती है। आउट ऑफ देम ओनली फ्यू पीपल आर एबल टू स्केल टू हायर लेवल, मोस्ट ऑफ देम बिकम वेज वर्कर्स या इस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते हैं, और वो बहुत बड़ी एक आबादी हो जाती है। फिर हम देखते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रोड पे बहुत ट्रैफिक हो रहा है, गंदगी हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें। चाइना में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि भाई जो रूरल एरिया वाला है उसका एक आधार कार्ड टाइप बनेगा, एक अर्बन एरिया वाला आधार कार्ड बनेगा। रूरल वाला इधर जाके फैक्ट्री में भी वर्क कर रहा है, पूरा जीवन भी निकाल लिया है, उसके बाद उसको वापस अपने रूरल पे आना पड़ेगा। ही कैन नॉट परमानेंटली स्टे ओवर देयर। इससे 2 चीजें हो रही हैं, ये बंदा इधर जा रहा है, एफिशिएंट हो रहा है, वर्क कर रहा है, पैसा ला रहा है, कहीं ना कहीं ही विल अगेन टेक बैक ऑल दैट मनी, वो विलेज भी पैरेलली ग्रो कर रहा है, प्लस पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक जगह पे बहुत ज्यादा सैचुरेट नहीं हो रहा। दैट इज नंबर 1। अब कुछ लोग बोलेंगे अगर उसने शहरी मेम से शादी कर ली और उनका बच्चा हुआ, उस बच्चे को भी रूरल वाला एरिया का, अच्छा, फादर के साथ जाना पड़ेगा। He'll get all the benefits of the city, but post retirement या when he is out of the job, he has to again shift back. तो इससे क्या हो रहा है? ये डिस्क्रिपेंसी या डिस्पैरिटी नहीं है कि भाई शहर वाले बड़े हो रहे हैं, नहीं। इससे ये क्या कर रहे हैं कि भाई गांव को भी, रूरल एरिया को भी हम अपलिफ्ट कर रहे हैं। जो एक पर स्क्वायर मीटर में लोगों को रहना है,
पर स्क्वायर फीट पर, वो भी बहुत ओवर क्राउडेड एक ही जगह पे ऐसा नहीं, कुछ कुछ सिटीज हैं विच हैव बिकम ओवर क्राउडेड, बट कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो व्हाट आई मीन टू से इज कि देयर आर सर्टेन पॉलिसीज जो उनको हेल्प करी, बट अगेन द क्रक्स इज एजुकेशन. सेम विथ मलेशिया. मलेशिया वालों ने कहा कि यार अगर हमको भी डेवलप करना है, इस गरीबी आर्थिक व्यवस्था से निकलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन. सारी चीजें वर्क करेंगे, लेकिन पहला होगा एजुकेशन. स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रिलिमिनरी एजुकेशन, बिकॉज देखिए 15 साल की उम्र तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है टिल द एज ऑफ 15. क्योंकि जो हम कहते हैं ना, बच्चा जो देख रहा है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो बच्चा देख रहा है वही वो सीख रहा है. तो तब तक उनको नर्चर इतना अच्छा करो कि वो मेंटली काफी रोबस्ट हो जाए. बट इधर दुर्भाग्य देखिए क्या हो जा रहा है बच्चों के. उसमें भी 5th क्लास के बच्चे को 3rd क्लास का CBSE में मैथ्स दिया जा रहा है, एंड ही इज नॉट एबल टू डू दैट. क्रॉस कर लिया है उन्होंने, जैसे तैसे करके 5th तक आ गए, बट 3rd का बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स वो नहीं कर पा रहे. तो देयर इज समथिंग लैकिंग अराउंड दिस थिंग. ये छोड़िए, सरकारी स्कूल में आपने अक्सर देखा होगा एमिनिटीज की कमी रहती है. इसीलिए तो देखिए, अगर वो एमिनिटीज सही कर दें तो शहरी लोग भी दे वुड प्रेफर, राइट, कि आप लोग वो जाइए. तो यहाँ पर क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ मनी विच इज एलोकेटेड टूवर्ड्स एजुकेशन, जो एजुकेशन में पैसा जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज में, वो एक डिफरेंट है. हमारे इधर वो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्टेट्स. आई डोंट वांट टू नेम द स्टेट्स. कुछ स्टेट्स में उसको एम्फेसिस देने की कोशिश की जा रही है. लेकिन आपको नहीं लगता कि एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है? सपोज एक इंसान है जो चाहता है कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, रुतबा कमा लिया, और मेरा बच्चा उसी स्टेटस और उसी स्टैंडर्ड में पढ़ेगा. करेक्ट. तो उनको ये दे चूज द स्कूल. और क्यों ज्यादा फीस वाला स्कूल? क्योंकि वहां पे शायद अफोर्ड बहुत कम लोग कर पाएंगे, और वही कर पाएंगे जो उनके स्टैंडर्ड के हों. ये एक प्रॉब्लम है इंडिया में, और ये प्रॉब्लम सिर्फ स्कूल तक नहीं है, ये प्रॉब्लम हर जगह पर आप देखेंगे. लेकिन हाँ, इसका अगर आप वापस से प्रॉब्लम देखें तो एजुकेशन, क्योंकि ज्यादा जो पैसा खर्च कर रहा है, ये एक माइंडसेट है कि ये इंसान थोड़ा सा वेल बिहेव्ड होगा, वेल कल्चर्ड होगा, या सिविक सेंस होगा इसके अंदर, और वो कहीं ना कहीं आ भी जाता है. शायद वो शो ऑफ करने के लिए ही आ जाए. जहां पे कम पैसा, वहां मास गैदरिंग हो जाती है, और फिर वहां पर एक अजीब सी अनकही प्रॉब्लम है. तो उस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करा जाएगा? ये बहुत सही चीज कही. सारा परसेप्शन का खेल है, जो दिखता है वो बिकता है. देखिए, हाल फिलहाल में ये चीज बाहर निकल के आई कि बैंगलोर के एक स्कूल की फीस है 11 लाख. 11 लाख रुपए. 11 लाख. देन हम सबको पता है जबलपुर में एक बहुत बढ़िया स्कूल है, एस से नाम शुरू होता है, जिनकी फीस भी 8-10 लाख की है. देन देहरादून में एक बहुत फेमस स्कूल है जिसमें काफ़ी सेलिब्रिटीज़ पढ़े हैं, अगेन 8-10 लाख की फीस है. तो देखिए, पहली चीज़ आपने बिल्कुल सही कही है, एक स्टेटस सिंबल का खेल चल रहा है. बट इस स्टेटस सिंबल के खेल में जो व्यक्ति अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है, वो उस दौड़ में भाग रहे हैं, वो गलत है. क्योंकि इस चीज़ को समझिए, इट्स अगेन लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एजुकेशन प्लस योर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी. क्या पता है, एक मिडिल क्लास इंसान भारत में आज के समय पे 55 से 65% अपनी सैलरी या इनकम का अपने बच्चे के एजुकेशन पे खर्च कर दे रहा है. 55 to 65%, विच इज अ ह्यूज अमाउंट. बोलोगे कैसे? बिकॉज लोगों को लग रहा है एजुकेशन मतलब सिर्फ एजुकेशनल फी, वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख. नो, इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन फी, इट इंक्लूड्स कॉपीज, बुक्स की फी, इट इंक्लूड्स जो को करिकुलर एक्टिविटी करेगा उसके लिए जो साधन चाहिए उसकी फी. इट ऑल्सो इंक्लूड्स कोचिंग एम्पायर की फी, बिकॉज भाई कोचिंग तो जरूरी है, स्कूल में पता नहीं हो पाएगा तो कोचिंग की फी. इट इंक्लूड्स गैजेट्स की फी. सो ये सारी चीजें मिला के एक आम आदमी की सैलरी चले जाती है. एज सिंपल एज दैट. लेकिन अभिषेक, व्हाट आई रियलाइज अभी के टाइम पे, हम अगर देखें तो AC rooms, AC buses and everything is so glittery, so amazing. पढ़ाई पे फोकस कम है, फैसिलिटीज पे ज्यादा है. करेक्ट. हमारे टाइम पे जो हमने पढ़ाई करी है, तो हमारे यहाँ तो पंखे हुआ करते थे स्कूल में, और स्कूल अच्छा था. बिल्कुल. बाकी सारी जितनी खेलने कूदने की चीज थी, स्विमिंग पूल था मेरे स्कूल पे, हॉर्स राइडिंग थे मेरे स्कूल में. लेकिन फीस नॉमिनल थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ओवर एग्जैजरेट कर रखा है. बच्चों को ये बताया गया कि आप घास में भी बैठ सकते हो तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको घुड़सवारी करनी है तो वो भी सीख लीजिए. मंकी क्रॉल कर एक चीज होती है, वो भी हमें सिखाई जाती थी. हमारे यहाँ डांस क्लासेस होती थी, हमें योगा मेडिटेशन सिखाया जाता, सो मेनी थिंग्स. लेकिन उन्होंने उस एटमॉस्फेरिक, जो नकली जिसको हम कहते हैं ना, उस तरह की फैसिलिटीज पर नहीं ध्यान दिया. उन्होंने ध्यान दिया एक्चुअल एजुकेशन पे कि आप क्या बन सकते हो.
कहीं पर हमारे सिस्टम या एजुकेशन जो अभी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनमें यहाँ पर कमियां दिखती हैं आपको? यस, देखिए 1970s तक तो भारत खुद एक सोशलिस्ट देश था, इसलिए आपको सुने होंगे आपने ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर के पास राशन कार्ड होते थे जी। स्पेंडिंग जो हम कर रहे हैं चाहे एजुकेशन है किस में हो ये एक लग्जरी होती थी एक समय पे। भाई साहब साल के 2 ड्रेसेस हो गए, वो भी बच्चों के लिए, घर वाले तो शायद एक आध में ही चला लेते थे क्योंकि बच्चे के लिए वो तब भी कंसर्न रहते थे। दिन के 2 बार खाना अगर मिल जाता है, थोड़ा सा नाश्ता अगर मिल गया, वो भी देसी पराठे मिल गए या पूड़ी भाजी कभी मिल गई, दैट्स इट, दैट यूज्ड टू बी लाइफ। टारगेट होते थे, आप समझिए प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। पेरेंटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे मैं बताता हूँ। टारगेट होते थे इन द सेंस कि बेटा अगर 10th में तूने 95% रखा तो तुझे साइकिल मिलेगी, करेक्ट। ये जो जनरेशन अभी आई है ये सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड जनरेशन है। दैट्स ट्रू, बिकॉज 3 साल के बच्चे को मोबाइल फोन मिल जा रहा है, दे डोंट हैव टू वर्क फॉर दैट। 5 साल के बच्चे को उसका लैपटॉप मिल जा रहा है, दे डोंट हैव टू वर्क फॉर दैट, क्योंकि वो तो सीधे बोल देंगे कि मम्मी मेरे को स्कूल में बोला है, नहीं आप ला के दो ला के दो ला के दो। वाई पेरेंटिंग इज इंपॉर्टेंट हमको समझना पड़ेगा। सोशलिस्ट 1970s के बाद 80s में द्वार खुले पहली बार, जब IMF ने कहा कि इंडिया को अपने द्वार खोलने पड़ेंगे, इंटरनेशनल कंपनीज को लाना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था हिल रही है। फिर अर्ली 90s में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब फाइनेंशियल चीज़ों पे ध्यान दिया गया, तो मार्केट खुला, तो फिर धीरे 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 विदेशी चीज़ें आई हैं, तो हम धीरे धीरे कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ हम बढ़ गए। तो कैपिटलिज्म का तो काम ही है कि आपको हर तरीके से वो आपके दिमाग को भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज इट्स ऑल प्रॉफिट जनरेटिंग थिंग। तो एजुकेशन भारत में आज एक बिजनेस है, लेट्स फेस इट, पहले इट्स ऑल प्योर बिजनेस फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, जो लोग चला रहे हैं। क्यों? You're saying majority, I think it is for everyone, not majority. हम कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 100% it is like that. चलिए, क्योंकि आज के टाइम पे अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, आप उन माँ बाप के लिए सोचिए, है ना, कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो आपको किताबें स्कूल से ही खरीदनी पड़ेंगी। आपके मेरे टाइम पे नहीं था ऐसा शायद। करेक्ट। स्कूल का बैग वहीं से लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक रीजन सोचा है क्यों हो रहा है ये वाली चीज? रीजन कुछ कैपिटलिस्ट तो है, पैसा बनाना है आपको, उसका एक कैच बताता हूँ। सीन क्या होता है कि they get into a setup called non-profit organization. Taxation benefit मिलता है यहाँ पे। अच्छा। तो with the help of bureaucrats, they try to get this particular thing. अपने ही सप्लायर बना देते हैं, अपने ही सब कुछ करते हैं। This is where their margin also increases. Oh, okay. आपको पता है लास्ट 6 साल में साउथ में 555 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो गया? बिकॉज 99-2000 में IT वॉज इन बूम, 98 से 2000 के बीच में, तो हर बंदे को लग रहा था इंजीनियरिंग कर लो, क्योंकि एक चीज़ आई थी Y2K था एक, लोगों के लिए मैं बता दूं कि भाई .com का क्रेज हर जगह चल रहा था, www आ गया था, हर कंपनी जिसके पीछे www लगाते थे उसके शेयर 300% भाग जा रहे थे। तो उसमें इंडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। जो हमारे टॉप जाइंट प्लेयर्स थे, इन्फोसिस, विप्रो, इन लोगों ने क्या कहा कि भाई जो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है वो अमेरिका में अगर आपके 10 रुपये में हो रही है, इंडिया में 3 रुपये में हो जाएगी। इंडिया में पहले 1 रुपये भी नहीं मिलता था, उनके लिए 3 रुपये भी बहुत बढ़िया है। अमेरिकन को वो सस्ते में हो रहा था। और एक बहुत बड़ा एरर आ गया था Y2K में, वो ये था कि तब कंप्यूटर्स के जो डेट्स रहते थे वो ऐसा होता था 2 डिजिट तक था, 97, 98, 99। तो डर ये बैठ गया जब 2000 होगा तो 0 हो जाएगा, सब कुछ रीसेट हो जाएगा, तो बिलिंग खराब हो जाएगी, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो सारा हमारे पास सारा प्रोसेस आया, बिजनेस है, वहाँ से IT का बूम आया। उसको देख के एजुकेशन में एक बूम आने रुका, बूम इन द सेंस कॉलेजेस में सब इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता लगी कि मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्वालिटी के लिए नहीं बन रहे थे, वो सिर्फ इस ट्रेंड को कैच करने के लिए फीस जल्दी निकालो। और बहुत अच्छा पैटर्न पता है क्या देखा गया, चाहे स्कूल्स हो या कॉलेजेस ऑफ दैट टाइम हो, इनफैक्ट अभी भी 45% में सबसे बड़ा स्टेक या पैसा होता था पॉलिटिशियंस का। ओह अच्छा। सो दीज वर जस्ट, आई डोंट नो क्यों बनाए थे वो, हमारी जनता समझदार है, क्यों बनाया होगा, क्यों पॉलिटिशियंस कॉलेज बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं। सो the intent was not to educate people, the intent was to extort. I'm not taking the wrong word, extortion ही मैं कहूँगा। तो हम इस चीज पे आते हैं जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि
अगर हम देखते हैं एजुकेशन में कहीं ना कहीं एक फोमो इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैं एक सोसाइटी से जा रहा हूँ, सोसाइटी में अगर हमारा बच्चा देखता है 5 जन को वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, भले ही 8 लाख की फीस है, तो हमको भी लगता है, क्योंकि सोसाइटी में वाइफ जाएगी, वाइफ जब जाएगी उसकी किटी पार्टी या कहीं पे भी जाएगी, 10 लोग बात करेंगे कि हमारा बेटा तो आजकल टैब से पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो शील ऑल्सो फील एंड शील कम एंड अर्ज द हस्बैंड। बट इसका एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि पहली चीज़ है, पेरेंटिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आज के समय पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मियाँ बीवी दोनों वर्क भी कर रहे हैं ना, सिर्फ कोचिंग के भरोसे प्लीज़ मत रहिए। वेन यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैविंग अ किड, अगर आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है बच्चे को लेने की, तो उसकी परवरिश की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं, चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, इसको समझिए पूरा रूट लेवल से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शहर में अगर हम रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, इनफैक्ट अब तो बाकी जगह पे भी बात कर लूँ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सब जगह पर सब जगह बढ़ गया। तो मजबूरी है कि हस्बैंड और वाइफ को काम करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस। देखिए, मे बी फ्यू ऑफ अस आर वेरी लकी, बट मोस्ट ऑफ देम को वर्क करना पड़ेगा। अब जब दोनों मियाँ बीवी वर्क करेंगे, ये तो एक मिथ्या है भारत में कि 9 to 5 की जॉब होती है, ये हुआ करती थी 10-15 साल पहले। 9 to 8 की जॉब होती है मिनिमम, उसमें भी वीकेंड्स भी आपको घर पे बैठ के लैपटॉप पे काम करना है, वर्क फ्रॉम होम में 16 घंटे काम करना है आपको, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ होती है तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। बच्चा पैदा होता है, 1 साल का होता है, उसको आते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, बेटा ये देखो। अब देखिए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो हर कोई प्रॉफिट बनाना चाहेगा। कोको मेलन करके एक कार्टून आता है, आपको पता है 200 बिलियन के व्यूज़ होते हैं उसके, आपके हमारे सबके मिला लो इंडिया के यूट्यूब चैनल कुछ नहीं लगे उनके सामने, 200 बिलियन के व्यूज़ आते हैं। कैसे? बिकॉज वो कैपिटलिस्ट है, साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। उन्होंने अपने साइंटिस्ट्स को बिठा के ये चीज़ देखी कि ओवर सैचुरेटेड कलर्स जो होते हैं वो बच्चों को प्रभावित करते हैं, एक ट्रांस में ले जाते हैं, वो हुक्ड अप हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। और म्यूजिक का जो ट्यून होता है उसको उस तरह से बनाया जाता है क्विक कि वो बच्चे के दिमाग पे वो करे। और इस चक्कर में पता है क्या हो रहा है, WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि बच्चा अगर 1 साल के नीचे है तो उसका स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, 0, और 4 साल के नीचे है तो 1 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। बट पेरेंट्स ये सोच के कि बेटा बेटी जो हमारा हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है, अरे रो रहा है यार, पहले रोने पे अरे रे बेटा क्या हुआ, उसको खिलौना देते थे, आज मोबाइल उसको खिलौना बन गया। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है पता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेन रॉट। ऑक्सफोर्ड ने 2024 में एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया एंड इट इज कॉल्ड ब्रेन रॉट। आपका ब्रेन सड़ रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, जो आपको भी पता नहीं है। हमारा जो रिटेंशन पावर है इट इज लेस देन 8.5 सेकंड, गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है, 8.5 सेकंड से ज्यादा नहीं कर पा रहे। इसलिए आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, लोग रील्स एंड शॉर्ट्स ज्यादा देख पा रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म कंज्यूम नहीं कर पा रहे। मैं गारंटी दे रहा हूं 95% यहां तक ड्रॉप हो चुके होंगे, इधर तक पहुंचे ही नहीं होंगे। अगर हैं तो वो लोग कमेंट्स में बताएंगे कि आई एम हियर। क्यों? क्योंकि लोगों का रिटेंशन वहां पे ड्रॉप हो चुका है। ये यू वुड ऑल्सो एग्री, इनफैक्ट कहीं ना कहीं इसने हम लोगों को भी अफेक्ट किया है, करेक्ट। तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का वो है। अब इसका सोल्यूशन क्या हुआ, पेरेंट्स ने अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो बच्चा करेंगे, तो दे हैव टू मेक श्योर कि यार आप स्क्रीन टाइम एटलीस्ट 4 साल तक तो मत दो। आई अंडरस्टैंड आपको देना पड़ेगा, आप एंगेज करिए, खिलौना दीजिए, क्या होगा, बच्चा तोड़ेगा भी, वो उसकी उम्र है, मस्ती करेगा, करने दीजिए, उसको डांट के चुप मत कराइए, वो बिलीफ सिस्टम वो कैरी कर लेगा विच इज गोइंग टू हार्म हिम और हर फॉर दैट मैटर। आप उसके साथ खेलिए, हर चीज नैनी पे मत रखिए। क्यों? बिकॉज अगर एक नैनी रख के आपने सारी चीजें करी है, बड़े होके उसके अंदर एग्रेशन आएगा कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे टाइम ही नहीं दिया। नहीं, एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, सोसाइटी की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। लोगों को ये ऑब्वियस हो सकता है, आई एम नॉट जनरलाइजिंग द स्टेटमेंट, लेकिन लोगों को 5 दिन काम करने के बाद अपने लिए भी एक टाइम चाहिए जिसमें कि उनको आउटिंग पार्टी करनी है। ना पार्टी इज गोइंग टू बी बूजिंग, सिंपल सा लॉजिक है कि हम बाहर जाएंगे तो हम लिकर कंज्यूम करने वाले हैं। कई जगहों पे देखा गया कि या तो बच्चों को छोड़ना पड़ेगा घर पे किसी के भरोसे, अगर दादा दादी हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं होती किसी को। लेकिन आज के टाइम पर लोग न्यूक्लियर फैमिलीज सो कॉल्ड उनके साथ रहना चाहते हैं, आई डोंट नो फॉर सम रीजन, जहां पर कि उनको, मेरे को लगता है ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि वैल्यूज नहीं आ रही, क्योंकि वो अकेले रहना चाहते हैं। और अगर उनके दादा दादी साथ नहीं है, जैसे मैंने बोला कि बहुत लोग नहीं प्रेफर करते साथ में रहना, देन दे आर ईदर टेकिंग देयर किड्स टू दोज प्लेसेस, हाई वोल्टेज म्यूजिक चल रहा है और बच्चा वहां पे बैठा है और आप माँ बाप शराब पी रहे हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखा, किसी तो शहर का था, हस्बैंड वाइफ दे आर ड्रंक लाइक हेल, और एक छोटा सा बच्चा साथ में, और उसकी जो मदर है वो गिर रही है, उसके फादर उसको उठा रहे। उस बच्चे की मानसिकता पर क्या असर पड़ने वाला है ये माँ बाप नहीं सोच रहे हैं। एक तो एक तरफ ये वाली सोसाइटी भी होगी, दूसरी तरफ क्या है, जो लोग ये नहीं कर रहे
वो लोग वही काम कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं कि मोबाइल पकड़ा के अपनी लाइफ ईजी करना चाहते हैं। देखिए, इसका एक ही उत्तर है। द रीजन वाई वी बोथ आर सिटिंग ओवर हियर और देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जो अब अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है इस तरह के कॉन्वर्जेशन का, कि अगर इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को 5 पेरेंट्स भी देख के इससे टेक अवे लेते हैं, गलती हो गई, सबसे होती है, आपसे, हमसे, हम इंसान हैं, इंसान से ही गलती होगी। बट अब आपके पास एक वेकअप कॉल है, क्योंकि फैक्ट्स के आधार पे देखिए आप क्या कर रहे हैं। आपने ये बिल्कुल बूजिंग वाली बात करी, बिल्कुल सही कही है। जो एक बच्चे का मोटर स्किल्स होता है ना, वो उसके माँ बाप और आसपास की चीज़ों को देख के ही डेवलप होने वाला है, करेक्ट। इसलिए ये मोबाइल फ़ोन का मैं आपको एक और चैलेंज बताता हूँ। मोबाइल फ़ोन के चक्कर में क्या हो रहा है, जो बच्चों को दिखाया जा रहा है, तो इसमें साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज़ ब्रेन की स्टडी करी, ब्रेन के ऊपर एनालिसिस करा स्कैन्स करके कि क्या होता है इन बच्चों के दिमाग में। इनके कुछ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डेवलप ही नहीं हो रहे हैं, इसी नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फोन। बिकॉज फोन में भी क्या होता है, आप बोलोगे नहीं हमने इसमें डायलॉग वाली चीजें दिखा रहे हैं, वो कार्टून देखते हैं, कार्टून इज 2D या 3D, करेक्ट। तो उसमें भी मैक्सिमम तो साइलेंट कार्टून विद म्यूजिक होता है, एग्जाम्पल टॉम एंड जेरी हो गया, स्कूबी डू टाइप हो गया, जो भी होगा, इसमें मैक्सिमम टाइम वो कुछ डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, तो बहुत लोगों को स्पीच इश्यूज हो रहे हैं। दैट इज नंबर 1 आजकल। पहले इतने ज्यादा नहीं थे जितने आजकल हो रहे हैं, दैट्स नंबर 1। दूसरा, मोटर स्किल तब डेवलप होता है जब बच्चा आपको बोलते हुए आपके लिप मूवमेंट, आपके हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट होते हुए देख रहा है। इन द फोन यू कैन नॉट सी दैट, इट्स अ यूनिडायरेक्शनल थिंग। तो उनके मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, स्पीच थेरेपी देनी पड़ रही है उन लोगों ये को। तो मैंने अभी जो आप बता रहे हो, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देखा है। मेरे ऑफिस में एक बंदा मैनेजर है, तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा ये चीज़, लेकिन मेरे को और लोग बता रहे थे कि उनकी बच्ची है छोटी सी, तो कोई तो चाइनीज़ या जापानीज़ कार्टून देखती है वो, एंड शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज। एग्जैक्टली, आप खुद देखिए, असर वही पड़ रहा है। बट आप देखिए, पहले जो बहुत ही आपने खूबसूरती से कहा कि पहले न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती, सब लोग साथ में हो रहे हैं, तो उसमें पापा बोलो पापा, दद्दा बोलो दद्दा, कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रहा है, स्किल्स देख रहे हैं। मेक श्योर किया जाता था कि बच्चे, अगर किसी को कोई गलत आदत भी है, पापा को अगर सिगरेट की भी आदत है जो उनको पता है बैड है, बहुत लोग बाहर, वाइफ डांटती थी, घर के अंदर नहीं होगा, इसके सामने नहीं होगा, तुम बाहर जाके तुमको करना है करो, इधर नहीं होगा। दैट यूज्ड टू बी, बट नाउ पीपल हैव बिकम सो रिलैक्स्ड, उनको समझ में नहीं आ रहा वो सबकॉन्शियसली वो बच्चा क्या ले रहा है उसके अंदर पे, तो उस पर क्या बीतेगी। डू यू नो, जेनजी तो हम बोलते हैं कि भाई भटक गया है, बट सबसे ज्यादा डेंजर तो जेन अल्फा को है। यूएस में एक रिपोर्ट आई है, उसमें रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि डम्बेस्ट जनरेशन ऑफ ऑल टाइम वुड बी जेन अल्फा। लोगों को बता दूं, जेन अल्फा मतलब 2010 के बाद से, 2009 एंड 10 के बाद से जो पैदा हो रहे हैं। क्यों? एडिक्टेड टू फोन, सोशल मीडिया 2008-9 के बाद आ गया है, तो सब लोग उसी चीज पे है, एग्रेशन इसलिए उन पे ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखेंगे, और देखिए सब कुछ कनेक्टेड। अगेन रूट कॉज एजुकेशन ही जाएगा, एजुकेशन फॉर ऑल, आई एम नॉट जस्ट सेइंग किड्स, फॉर पेरेंट्स, एवरीथिंग। आप देखिए, हमने एक चीज मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आजकल कार्डियक अरेस्ट बहुत बढ़ रहे हैं, करेक्ट। बोलते यार अब लोग उसमें भी हर चीज में, एक तो हमारा कन्वीनियंट है, सरकार को सब में डाल दो, सरकार की गलती, इसमें हमारी गलती है। मैं बताता हूँ कैसे। बच्चों पे टेस्ट किए गए और देखा गया कि यार क्या हो गया, ये 18 साल के बच्चे को, आपने सुना होगा ना आजकल खबर है, 18 साल 24 साल, कल परसों की न्यूज में तक 10 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट। अब आप समझिए, साइंटिस्ट ने बहुत बढ़िया, सब कुछ प्रूवन है। मैं इसलिए लोगों को कहता हूं एक बार गूगल जाके, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, एजुकेट हो। दैट इज द रीजन कि आप जाके सर्च कीजिए, सिर्फ सुनी बताई नहीं, आप जाके देखिए, लुक अराउंड क्लिनिकल ट्रायल्स, लुक अराउंड रिसर्चेस। आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि ये चीज जाके स्टडी करी गई कि भाई ये बच्चों में कुछ क्या होता है कि जब फोन कंजम्पशन हो रहा है। तो पहले एक मैं कहावत बताता हूँ, नेटफ्लिक्स वालों से पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन सा ओटीटी, उन्होंने बोला हमारा ओटीटी कंपटीशन नहीं है, नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कंपटीशन आपकी नींद से। नींद से? देखिए वही हो रहा है ना, रात को हाँ आज ये देखेंगे, अच्छा आज ये निकला है, वेडनेसडे निकला है, आज वेडनेसडे देखेंगे, अच्छा ओ स्क्विड गेम का नया आया है, और रात को आप 10 बजे गए हो सोचते सोचते कि नाउ आई विल रिलैक्स, आपको पता नहीं आ रहा है, आप इतने स्टिमुलेटेड हो कि आप 1-2 बजे तक सो नहीं पा रहे हो, फिर सुबह ऑफिस भी तो जाना है, तो 6:30 बजे तो उठना ही पड़ेगा, 4 घंटे की नींद है। बच्चों के साथ सेम चीज हो रही है, बच्चों को नींद में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। एक बच्चे को आइडियली 8-9 घंटे सोना चाहिए, व्हेन यू आर यंगर आपको सोना चाहिए, बियॉन्ड अ सर्टेन एज 35 के बाद, 34-35 के बाद, इवन इफ यू आर स्लीपिंग फॉर 7 आवर्स और आप बहुत ज्यादा हैवी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, इट इज फाइन, ठीक है, बट डीप स्लीप होनी चाहिए। बच्चों की डीप स्लीप नहीं हो रही है, उसके कारण हार्ट की एफिशिएंसी उनकी 40% डिक्लाइन हो रही है। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड।
और हम लोग हर चीज को दोष देते, तो सरकार ने हमको एक इंजेक्शन लगा दिया, उसके चक्कर में हो गया। नहीं, जो चीज की प्रूफ है हमको उसको बिलीव करना चाहिए। बच्चों को हमारे किताबों में लिखा हुआ है, आयुर्वेद कहता है, हर चीज कहता है कि सुलाओ भाई। एक साइंस ये कहता है कि बच्चों को 10 एट मैक्स 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए। हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे, बहुत ज्यादा स्मार्ट थे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। शांति रहती है, साइलेंट रहता है, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, आप उस समय पे जो भी लर्निंग करोगे आपको ज्यादा ध्यान रखेगा। याद कीजिए बचपन में हम लोग जल्दी उठ के एग्जाम्स के लिए कुछ भी, जब भी कुछ तैयारी करते थे, कितनी शांति रहती थी। शांति के साथ हम पढ़ो, योगा करो, कुछ भी करो। लेकिन ये लाइफ पैटर्न बन गया है रात को लेट तक जागने का। यही है सोल्यूशन, वो है कि somebody has to take an initiative। और अगर आप लोग चाहते हैं आपके बच्चे वो करें, अगर चलिए कुछ में मजबूरी है, मैं समझता हूँ यार, काम है, ये है, बट वन ऑफ द पेरेंट जो, देखिए किसी को तो वो स्टेप लेना पड़ेगा ना। इफ फादर इज नॉट एबल टू टेक मदर, मदर इज नॉट एबल टू टेक फादर, इफ बोथ आर नॉट एबल टू टेक, और घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रह रहे, एटलीस्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, 10 बेटा बस कंप्यूटर साइड, मोबाइल तो उस रूम में नहीं रहना चाहिए, मोबाइल आप उसका हटाइए, आप सोइए, क्योंकि वाइल ही और शी इज स्लीपिंग, क्योंकि आजकल तो हम सेपरेट रूम्स देते हैं, तो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एंड रिमेंबर, हमारा इंटेंट गलत हो रहा है। हम मोबाइल 15-16 साल के बाद इसलिए रात को छीन रहे हैं कि भाई कहीं लड़की से बात नहीं कर रहा हो, लड़के, दैट इज अ डिफरेंट। आप नर्चरिंग कीजिए, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बताइए, बिकॉज सी अगेन स्टार्टिंग में कहा सोल्यूशन ओरिएंटेड, दीज आर सोल्यूशन। आप जो हैबिट्स ला रहे हो अपने अंदर वही लाएंगे। और हमारा गुरुकुल नियम, अगेन वेस्टर्न पीपल हैव गिवन रॉन्ग इन्फ्लुएंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले हमारे इधर गुरुकुल प्रथा चलती थी, फिर क्या हो गया, जब इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स ने बोला कि यार बाहर से अगर हम अपने लोग बार बार लाते रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो यार महंगे पड़ते हैं, सरकारी खजाने से बहुत कुछ जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, हम इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल देते हैं, हम इनको वो चीजें सिखाते हैं जिससे स्मार्ट बन जाए, स्मार्टेस्ट ना बने। तो उन्होंने ऐसी चीजें हमारे मॉड्यूल्स पे डाल दी कि उनको बने बनाए क्लर्क और नौकर मिल जाए। मैं एक चीज उसमें जानना चाहता हूँ आपसे, जो आपने बताया, हम थोड़ा सा एजुकेशन को लेके और आगे की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन के मामले में या सर्टेन जॉब्स के मामले में रिजर्वेशन होना चाहिए? डीप क्वेश्चन पूछ लिया, डिबेटेबल भी है। अब नहीं होना चाहिए। देखिए समझिए, एक समय पे भारत जब उठ रहा था, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, उस समय पे इनजस्टिस हो रही थी काफी सारी कम्युनिटीज के साथ। आज उसी को पॉलिटिकल एंगल दे दिया गया है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन पार्टी, आई एम टॉकिंग एवरी पार्टी। कोई दूध का धुला नहीं है, हर कोई। एंड आप देख रहे हैं हमारे देश में कोई एक इवेंट होता है और अचानक से उस चीज से पर्दा हटाने के लिए अगले दिन ही कास्ट पॉलिटिक्स हो जाती है, कुछ एक अलग हंगामा हो जाता है, या तो वो साउथ में होगा, नॉर्थ में होगा, ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा, करेक्ट। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन, ये अब डिजर्विंग लोगों का जो राइट जा रहा है वो गलत हो रहा है। क्योंकि उदाहरण के तौर पे लीजिए, मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं, ज्यादा डिप्रेसिव होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके मार्क्स बहुत कम है, स्कोर्स बहुत कम है, एफिशिएंसी कम है, बट वो लोग डॉक्टर बनते जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज है, जिन नेता लोगों ने इस रूल को बनाया है, वो नेता लोग खुद ही नहीं चाहते कि हमको वो कभी ऑपरेट करे। वो जाके कंडीशन रखते कि मुझे वो वाले डॉक्टर से जो इंटरनेशनली लौटा हुआ है, या फिर ये वाले डॉक्टर से कराना है। मतलब वो नेताओं को खुद भरोसा नहीं है, वो खुद अपनी लाइफ के रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो आप सोचिए ना, आई एम नॉट सेइंग कि उन लोग वो डिजर्विंग नहीं है, बट वो वाला पार्ट हट चुका है, आप समझिए। एंड आई थिंक दिस इज द मेजर रीजन कि लोग दे आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, जॉब्स वहां पे, क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन है ही नहीं, वहां पे टैलेंट की कदर हो रही है। सो इसका ना सोल्यूशन यही है, हमें स्किल ओरिएंटेड नेशन बनना पड़ेगा। करेक्ट, स्किल ओरिएंटेड रादर देन रटो रटाइंग थिंग्स कि भाई। अब मुझे एक बात बताइए, चलिए सपोज आप ही एक बात बताइए मेरे को, हाँ, कि बिल्कुल, जो बिल्कुल। आपने मुझे एग्जांपल दिया था चाइना का, अगर वहाँ रिजर्वेशन सिस्टम होता एजुकेशन में और जॉब्स में, तो क्या चाइना डेवलप करता? नहीं कर पाता। क्या यूएस आज जितना डेवलप हम उसको देखते हैं, क्या अगर वहाँ पर रिजर्वेशंस होते तो डेवलप करता? ठीक है, वहाँ पे कैटेगरी उन्होंने बनाई कि सर्टेन लोगों के लिए हम, लेकिन उसमें भी स्किल्ड, अनस्किल्ड कोई नहीं है कि भाई आपके नंबर कम आएंगे तो आप तब भी आप जो है फर्स्ट क्लास पढ़ोगे, आपके नंबर ज्यादा लेकिन आप बेकार हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इंटेलिजेंट इंसान को आप नहीं मौका दे रहे हो, वहीं पर आप किसी और को, एक बंदा पढ़ना ही नहीं चाहता क्योंकि उसको ये पता है कि मैं कम भी नंबर लाऊंगा ना तो मेरा तो काम हो ही जाएगा। करेक्ट, एंड दैट इज वेयर एटलीस्ट ऑन द प्राइवेट फ्रंट एक रियलिटी चेक अब आने लग गई है। समझिए इस चीज को, एक अखबार में खबर आती है टीसीएस 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल रहा है जी, ठीक है जी। और ये ऐसा नहीं फ्रेशर्स को निकाल रहे हैं, मिड लेवल, ठीक है। विदेश में माइक्रोसॉफ्ट का आया, बहुत सारे हमारे देश की काफी कंपनीज।
एंड इनके सीईओ से जब स्टेटमेंट लिया जाता है तो स्किल गैप बहुत बार बात करी जा रही है। क्यों? क्योंकि एक समय पे आने के बाद बंदे ने बोला 8-10 साल का अनुभव हो गया, अब वो सेटल डाउन हो जाता है, वो बोलता है कि अब क्या, अब मेरे को कौन ही निकाल सकता है। बट अब कॉर्पोरेट्स भी अब रियलिटी चेक दे रही है, आपके स्किल्स अगर अपग्रेडेड नहीं है, देखिए एआई एक बहाना है, स्किल्स अगर आपके अपग्रेडेड नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू टेक चार्ज। अब देखिए 2 सोल्यूशन मैं पहले दे देता हूं यहाँ पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी तो पढ़ाई ऐसी हुई है, रट्टा रट्टा है, तो आज मौका है ना आपके पास। आप जिस दिन डिसीजन लेते हैं आपका लाइफ उसी दिन से बदलना शुरू हो जाता है। रे क्रॉक ने 60 साल के बाद उसने डिसीजन लिया और मैकडॉनल्ड्स को एक दूसरे लेवल पे लेके चले गए। केएफसी के मालिक ने 65 के बाद ये डिसीजन लिया और केएफसी को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया। तो आप तो अभी यंग ही हो गए रिलेटिवली, आई एम अज्यूमिंग 40, 30, 35, 20। तो आप आज डिसाइड कीजिए। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, उसको लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो मैं समझता हूं आप ऑलरेडी ओवरियन लॉटरी जीत चुके हैं। थोड़ा मैं बताता हूं ओवरियन लॉटरी क्या होता है। वॉरेन बफेट सर, जो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो कहते थे उनके समय पे कि भाई मैं बहुत लकी हूं। क्यों? क्योंकि मैं ओवरियन लॉटरी जीता हूं। मैं जब पैदा हुआ उस समय पे मेरे बाप मेरे को 2 वक्त की रोटी और खाना और एक छत दे सकते थे, उस समय पे वो था। आज के समय पे मैं मानता हूं अगर कोई व्यक्ति जिसके हाथ में एक मोबाइल फोन है जिसपे एक डेटा है और उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वो ओवरऑल लॉटरी जीत चुका है। बिकॉज आप दुनिया के 65% लोगों से आगे हो। आज भी काफी गरीब देश है जहां पर मोबाइल का पेनिट्रेशन भी नहीं है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी नहीं है। हमारे देश में 45% जगह पर अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा हुआ है। तो आप समझिए आप ओवरऑल लॉटरी जीते हो। उसके बाद अगर आप फिर भी ये कंप्लेन करते हो ये है वो है वो है, तो ये आपकी गलती है। मेरे पास पैसा नहीं है, फ्री रिसोर्सेज है, देयर आर पॉडकास्ट, देयर आर फ्री कोर्सेज ऑफ स्टैनफोर्ड एंड एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। बट नहीं, हम लोग क्या जाके देखना चाहते हैं कि भाई किस व्लॉगर ने जाके कहां पर एक गाड़ी ले ली, किधर कहां पे घर ले लिया, ऑल मसाला। इज इट एडिंग सम वैल्यू? नहीं, हम इंस्पायर हो रहे हैं। भाई एक बार इंस्पायर हो गए ना बस। बट रोज सामने वाला कैपिटलिस्ट सोसाइटी अगेन, But they are not choosing their inspirations wisely. correct. So that is, somebody has to come and give them the reality check even if that becomes a villain. वो एक बैटमैन में कोई वो कहावत थी एक मूवी में कि आप अच्छे रहते हो जब तक आप विलन ना बन जाओ, समथिंग लाइक दैट। तो किसी को विलन बनना पड़ेगा, किसी को सच से रूबरू वो शीशा दिखाना पड़ेगा, rather than व्यूज। किसी को आके ये सच कहना पड़ेगा कि बॉस आज समय है, नेगेटिव नहीं है, बहुत बढ़िया समय। मोबाइल लो, सारे जो टाइम पास वाली चीजों से अनसब्सक्राइब करो ना, उनसे अनफॉलो करो, क्योंकि वो आपके दिमाग पे कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन चाइना, जापान, यूएस एंड इंडिया इज वो लोग वैल्यू पे फोकस करते हैं, हम वायरलिटी पे फोकस करते हैं। That's true. That's true. आप खुद देखिए, आप इतने समय से इस प्रोफेशन में हैं, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिस किया होगा, आपको जो पॉडकास्ट में बहुत मजा आया होगा, वैल्यू भाई बहुत है, वो शायद उतना नहीं चलेगा। सच है। करेक्ट। बट जहां पर आपको मन ही मन लग भी रहा, यार क्या ही बोल रहा है, मतलब मन बोल नहीं सकता, सामने गेस्ट है, पर वो आपने डाला, वो वायरल हो गया होगा। करेक्ट। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तंत्र मंत्र विद्या, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की कुछ चीजें तो, क्योंकि आपने भी काफी पॉडकास्ट लिए होंगे, आपको कुछ में तो फर्क दिख ही जाता होगा, हु इज जेन्युइन हु इज नॉट। बिल्कुल। और आप देख रहे होंगे जो नॉन जेन्युइन है वो अलग ही वायरल होते जा रहे हैं। करेक्ट। एंड तो फिर वो एक लूप बन जाता है कि सामने वाला इज ऑल्सो फोर्स टू डू ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, कि भाई अब क्या कर सकते हैं। मुझसे भी आगे लोग पूछते हैं। क्योंकि मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, एस्ट्रोलॉजी में कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो एक बार मैं एक एस्ट्रोलॉजर कम यूट्यूबर कम जो भी बोल लीजिए, सब बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे मिला। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे ही ऑफ कैमरा उनसे बात करी, तो बोले यार अभिषेक भाई मैं तो अभिनेता हूँ, सब कुछ तो मेरे भैया देखते हैं। मैंने भैया क्या देखते हैं? वो बहुत बड़े ज्योतिष हैं। नहीं वो बिजनेस का पूरा देख लेते हैं, वो जैसा बताते हैं ट्रेंड्स हम निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से मैं बोल देता हूँ, कन्वीनियंटली ड्रेसिंग वैसी कर लेता हूँ, उस तरह के शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में तो पहले कट 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 करके वो चीज़ हो जाता था, अब तो वो कुछ लिंगो आ ही जाता है ना अपने अंदर, वो लिंगो आ जाता है। तो वो खुद कह रहे हैं, मतलब जस्ट इमेजिन, मेरी फैमिली जब मैं उनसे मिलने गया था, वो बोला था यार उनसे ये पूछना वो पूछना। मैं दिस इज माय पर्सनल टेक, मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूँ होती है, बट मैं अपने पर्सनल लाइफ पे उस चीज़ को नहीं बिलीव करता। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जो अच्छे से कर रहा है उसको रिस्पेक्ट, कि कुछ तो है, धरोहर में है वो चीज़, ठीक है। लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति कंफर्ट में आके ऑफ कैमरा मुझसे ये वार्तालाप कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आज लाखों करोड़ों लोग उनका चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप सोचिए क्या चीज चल रही है। अगेन नॉट हिज फॉल्ट, कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज मिल्किंग मनी विद दैट। तो कमिंग टू दिस थिंग, मुझे जो लगता है एक सोल्यूशन तो जो हमने ऑलरेडी दिया हुआ, दूसरा एक सोल्यूशन है कि समय है कि अब हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें अपनी खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग
रखनी पड़ेगी rather than just borrowed knowledge. एक independent thinking. And how will that happen? It would happen when we take break from everything. समझाता हूँ. आज because of capitalism, because of social media and everything, दिन भर हमारे opinions flooded हैं, वो दूसरे लोगों के कारण है. एग्जाम्पल को आप समझिए, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है वो जानता है कि हेल्थ के लिए बर्गर अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो आज क्यों खा रहा है मैं बताता हूँ. क्योंकि वो व्यक्ति दिल्ली के ट्रैफिक में निकलता है, गाड़ी चलाता है, एक बड़ा सा बोर्ड दिखता है, वहां पर उसको एक बर्गर की फोटो, वो कुछ नहीं कर रहा, बोले हाँ चल ठीक है, उसने ध्यान भी नहीं दिया, हल्का सा देखा, निकल गया. उसके बाद वो ऑफिस पहुंच रहा है, वहां पर देख रहा है उसके 3 दोस्त बर्गर खा रहे हैं, कुछ नहीं, उसने अभी भी इग्नोर किया है. उसके बाद क्यों भाई, अभी हेल्दी सुना है ना, हेल्दी रहना है. उसके बाद वो व्यक्ति जाता है और उसके घर पे पापा 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 मेरे को बर्गर खाना है, मेरे सारे दोस्तों ने, हाँ बेटा तेरे लिए. फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अचानक से एक पार्टी में जाता है, उसको पता भी नहीं उसका दिमाग कैसे वायर्ड हो गया है, बार बार उसी वही बर्गर देख के इस बार सोचता है यार एक बार खाने में क्या ही है, उसको पता भी नहीं चला. सारे कॉर्प इसी तरह से. आपका क्यों लगता है कि होर्डिंग, और यार इंडिया की बात करूं, हर साल सब सब्लिमिनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं, 6700 करोड़ रुपीस इस तरह से एडवर्टाइजर्स खर्च करते हैं. कुछ लोग तो शायद ये ट्राई करने के लिए भी करते हैं कि चलो यार आज ना एक बर्गर खा बार के देख. या फिर एक बार ऑरेंज जूस पी लेते हैं, हाँ हाँ. और फिर वो एक बार क्या होता है आपको भी पता है. सो द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मैं कहता हूं हमारे देश के सारे प्रॉब्लम्स, चाहे करप्शन हो, चाहे रेप्स हो, चाहे एजुकेशन, सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ 2 चीजों से सॉल्व हो जाएंगे. पहला है अवेयर होना शुरू कीजिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कीजिए, किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट अच्छे वाले सुनिए, उनसे फिर सोचिए. सिर्फ देख के निकलना नहीं है, क्योंकि जब आप सिर्फ पॉडकास्ट सुनते हैं, देखते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है सिर्फ 20% आपका रिटेन होता है. आप उसको वापस सोचेंगे, विचार करेंगे, तभी वो क्लियर लर्निंग होगी जब आप एग्जीक्यूट करेंगे. एंड दूसरा स्पिरिचुअलिटी. हम लोग खो चुके हैं हमारी धरोहर. वेस्ट वाले हमारे ही मेडिटेशन को लेके पावर मेडिटेशन बना रहे हो. और भाई क्या हुआ, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. एक आपने नाम सुना होगा टोनी रॉबिन्स, बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने कमाया. तो नेटफ्लिक्स पे मैं उनका एक सीरीज देख रहा था, आई एंट योर गॉड ऐसा करके कुछ है. तो मैं उसमें देख रहा हूँ टोनी रॉबिन्स, मैंने इंटरेस्टिंग होता है कि भाई 4.5 लाख रुपए एक सेशन के लिए लोग दे रहे हैं, जाके दे रहे हैं, तो भाई इंडियन का तो क्यूरियोसिटी होगी क्या है. और मुझे जीवन को लेके बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि जो चीज़ें मैं लोगों से बात करता हूँ, बड़े लोगों से मिलता हूँ, सीखता हूँ, वो मैं लोगों को प्रोवाइड करता हूँ. वहां पर मैंने पता है लास्ट डे क्या देखा, उनका लास्ट डे का मतलब क्विक क्लिप्स थे. लास्ट डे पे वो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम करवा रहे हैं, गायत्री मंत्र हो रहा है. सर लेकिन इस पे ना मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आया, सॉरी मैंने बीच में आपको काटा. हम किस तरफ जा रहे हैं कि हमें मोटिवेट होने के लिए पैसे देकर बैठना पड़े और फिर हमें कोई बताए कि मुझे अपनी लाइफ कैसे चलानी है. सबसे लोअर लेवल ऑफ चीज होनी चाहिए जिंदगी में कि जब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाए आदमी ना, तब कोई कहे कि भाई, जैसे होता था ना यार दोस्त, जब चौपाल लगती थी पहले गांव में, वो बताते थे यार कुछ नहीं होना, चलिए कर ले. अगर एक इंसान जाकर एक मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेट हो रहा है तो इससे बेकार कोई चीज ही नहीं हो सकती. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है. आप सेल्फ मोटिवेट होते हो सर, आपको मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं आ नहीं सकता. अगर मैं खुद से ही नहीं जानता मुझे करना क्या, मुझे दूसरा क्या बताएगा क्या करना है. इट इज मोर लाइक मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरे को जबरदस्ती इंजीनियरिंग कराई जा रही है. करेक्ट. मैं आपको अपना एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ. ये अभी मैंने हाथ में एक वूप पहना हुआ है जी. ये मुझे मेरे एक मित्र ने गिफ्ट किया, ठीक है. उसने बोला यार कुछ नहीं, कुछ तो तू देख लेगा, कुछ तो कर लेगा. तो मैंने अब ये देखिए, इसके मैंने 2-3 वीडियोस देखे, मतलब रोनाल्डो पहन रहा है भाई, कुछ तो बात होगी, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन पहन रहा है, विराट कोहली पहन रहा है. मैंने बोला ठीक है, महंगी चीज़ है तो अच्छी होगी कुछ तो इस तरह से. तो मैंने बोला बड़ी बढ़िया चीज़ है. अब इसका मैं देखिए, एक होता मैं वो वीडियो देख के अरे बहुत पंप अप हो गया, मैं जिम विम ज्वाइन कर लूँ, ये वो नहीं. मैंने इसको एक दूसरे एंगल से लिया, मैं इंस्पायर हुआ, फिर मैंने खुद से इसके बारे में स्टडी करी, इनके सारे एलिमेंट्स, और मैंने एक चीज़ इससे इंप्रूव करनी शुरू करी, क्योंकि मेरा ये रहता है कि हर जगह से कुछ एक चीज़ सीख ली जाए. तो मैंने एक चीज़ देखी कि भाई एक और चीज़ होता है कि बहुत सारे लोग दिन भर एक्टिव रहते हैं, कोई मेंटली एक्टिव रहता है, कोई फिजिकली रहता है, ये रहता है. शायद हार्ट अटैक्स इसलिए भी बढ़ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये स्टडी करते करते पड़ा, लोगों की रिकवरी नहीं हो रही है, बट उनके अंदर जुनून है, जिम तो जाना है, जिम तो जाना है. 5 घंटे की नींद के बाद नहीं, जिम तो भैया, वो सोच रहे हैं वो हेल्दी हैबिट है. नहीं, लेकिन रूल ये है कि अगर आप जिम जा रहे हो और प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे तो वो फायदा नहीं है. तो मैंने जिम को वो नहीं बनाया, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है कि मैं साल में ऑलमोस्ट 260-270 दिन बाहर ही रहता हूँ. कभी मैं इधर हूँ, कभी नॉर्थ हूँ, कभी साउथ हूँ, तो वो मेरे लिए शायद फीजिबल नहीं होता है. बट मैंने उसको अपने कन्वीनियंस से कर लिया कि अगर होटल्स में हूँ, हर
होटल में, मैं एटलीस्ट मैं जहाँ पे रहता हूँ जिम्स रहते हैं, तो वहाँ पे मैं जिम कर लूंगा, बाकी दिन मैं वॉकिंग कर लेता हूँ, मैं एयरपोर्ट पे वॉक करता हूँ। किसी को सेल्फी लेनी रहती है, जितने लोग देख रहे हैं, जो भी मेरे को मिलेंगे, मेरे को चलते हुए ही उनने सेल्फी ली है। तो पॉइंट ये है, इनफैक्ट सीआरपीएफ वाले भी अगर उनको करना पड़ता तो वो फटाक से वहां से ले लेते, उनको पता ये चलता ही रहेगा। सो द थिंग इज कि ये अगर मैं देख के, अरे रोनाल्डो तो कितना फिट है, अरे ये तो कितना फिट है, यू नो दिस हैबिट, वूप तो अभी आया, लेकिन ये हैबिट धीरे धीरे करके मेरा एक ऐड करता जाता हूं मैं। मेरा 1 साल पहले जितने लोग मैंने वीडियो देखेंगे, मेरा 11 किलो ज्यादा था। 1.5 साल पहले दैट 11 kgs विदाउट हिटिंग जिम जा चुका है। सिर्फ 2-3 चीजें करी हैं। पोषण कंट्रोल कर लिया है मैंने, बोला जो देखो मैं देसी इंसान हूँ, जितना हो सकता है पोषण कंट्रोल कर लिया है, शुगर थोड़ा सा कम कर दिया है, शुगर तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, नेचुरल शुगर्स लेता हूँ, फ्रूट्स और शुगर फ्री वाला अगर कुछ मिलता है, चाय वाय तो मैं वैसे भी नहीं लेता था, ब्लैक कॉफी लेता हूँ, एंड वूप हैज हेल्प। तो मैं पॉइंट क्या बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वूप ले लो या एप्पल की वॉच ले लो या ये चीजें ले लो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको मोटिवेशन हमेशा अंदर से ही आएगा, आप किसी को पैसे दे के मोटिवेट, ये तो जिम्स का रिकॉर्ड है, आपने भी सुना होगा ना कि जिम्स का सर पैसे दे के, मैं कहता हूँ सपोज आपने जैसे बोला कि आपको जिम की जरूरत नहीं है, आपने ये पहना बिकॉज यू आर कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। करेक्ट। मुझे जिम जाने का मन ही नहीं है, मैं इसमें जाकर रोज एक वीडियो देखता हूँ कि रोज एक्सरसाइज कैसे, अरे मैं जा ही नहीं रहा हूँ। एग्जैक्टली, इट वोंट हेल्प। और दूसरी चीज है, जिम वालों का तो एक सिंपल सा फंडा है ना, एनुअल ऑफर निकालते हैं, और जिम वाले खुद कहते हैं कि केवल 21% लोग होते हैं जो 3 महीने भी आते हैं साल भर का भरने के बाद। कि ये तो 3 महीने की बात कर रहा हूं, आप सोचो पहले। और सबसे ज्यादा जिम सब्सक्रिप्शन कब बिकते हैं? न्यू ईयर के पहले। हाँ, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है। द गुड पार्ट इज ओवर द लास्ट, इनफैक्ट आई वुड से 2021 से मेरा था, कुछ भी हो जाए, मेरा एवरेज स्टेप फॉर अ डे शुड बी मोर देन 8,000, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरे को पता है ना, देखिए मैंने देखा कि मेरा बाहर बहुत जाना है, क्योंकि मेरे को लोगों से मिलना अच्छा लगता है। आई लाइक मूविंग अराउंड, आई लाइक नेचर अ लॉट। तो मैं नॉर्दर्न बेल्ट जो ऋषिकेश हो गया, उसके ऊपर स्पीति हो गया, लेह लद्दाख, मेरे को अच्छा लगता है, दैट इज माई वे ऑफ रिकवरिंग। तो मैंने बोला ट्रैवल होगा तो बाहर का क्या खाना आता है वो मुझे नहीं पता, तो एटलीस्ट कुछ चीज तो मैं बैलेंस कर सकता हूँ, तो आई इंट्रोड्यूस दैट। मैंने बोला कुछ नहीं से बेटर है कुछ। तो ये अगर मैं दिन भर वीडियो देखा, मोटिवेट हो गए कि हाँ भाई आज तो अपन अक्षय कुमार जैसे करेंगे, ये करेंगे, बट आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। वो आप एक्सपेरिमेंट्स, लाइफ में आपको सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा, मैक्सिमम फेल होगा, जो सक्सेस हो गया उसको इनकॉर्पोरेट करके आपको फॉलो करना है। देखिए मैं समझना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, बड़े बिजनेसमैन, बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े फिल्म मेकर्स हैं, मतलब पीपल आर हु आर डूइंग वंडर्स लाइक जेम्स कैमरून, ही हैज सम डिफरेंट माइंडसेट। ये किसके पास गए थे मोटिवेट होने के लिए, ये बताए कोई मेरे को। दुनिया मस्ट बी रीडिंग भगवत गीता। करेक्ट, आप पढ़िए, आपको अपने सारे सवालों के जवाब उसमें मिलेंगे, आप खुद मोटिवेट हो जाओगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, सॉरी टू से, आई डोंट नो कितने लोग एग्री करेंगे, बताएंगे, भगवत गीता जो इतनी प्यारी किताब है, हमारे देश में सबसे ज्यादा पढ़ी नहीं जाती है, सबसे ज्यादा गिफ्ट हुई जाती है। बिल्कुल सत्य है ये। अगर पढ़ने लग जाए हम लोग तो हमारा लाइफ कितना ज्यादा, ये जो हम बात करें ना, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, सब सारी चीजों से आप निकल जाओगे। और आप एक नोटिस कीजिए, भगवत गीता में जो चीजें लिखी है ना, आज से ज्यादा अभी और कभी इसकी नीड नहीं थी, आज सबसे ज्यादा है। सो अगेन एजुकेशन में मैं एक, देखिए रिलीजियस बिलीफ नहीं डाल रहा हूं, अच्छे बिलीफ ले लीजिए, क्योंकि इवन इफ यू लुक इनटू द कंटेक्स्ट ऑफ भगवत गीता, इवन अदर सारी चीजों, कोर क्रक्स वही रहता है। आप एजुकेशन में वो डालिए ना, जापान में मॉरलिटी सिखाई जा रही है 7 साल तक, क्योंकि वो बेस बन रहा है। Correct. तो आप एक अच्छे ह्यूमन, आप एक सिंपल सा एक चीज देखिए, हमारे इधर ट्रैफिक अगर लगा है, एक जन ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, उसके सामने सही जो चला रहा है उसकी गाड़ी ठुक गई ना, जिसने तोड़ा वो बाहर निकल, अबे ओए अपने आप को क्या समझता है, जानता नहीं मैं कौन हूं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जापान में अगर ट्रैफिक सिग्नल में सब खड़े होंगे, कोई रोड क्रॉस करे ना, वो ऐसे सामने झुकते, बिकॉज दिस इज देयर वे ऑफ थैंकिंग। वो ग्रैटिट्यूड दिखा के जा रहे हैं, थैंक यू, क्योंकि बच्चों को तब तक मोरालिटी सिखाई गई है कि भाई बाकी पैसा वैसा सब आएगा, ह्यूमैनिटी नहीं जानी चाहिए। बट वन मोर थिंग आई इंट्रोड्यूस विद दिस, जापान में एक और चीज है कि अगर किसी ने गलती से, किसी की गाड़ी खड़ी है और किसी से लग गई, तो वो वहां पर अपने नाम और अपना फोन नंबर की स्लिप लगा कर जाएगा कि मेरे से आपकी गाड़ी लगी, मेरा फोन नंबर ये है और आप प्लीज मुझे कॉल करिए एंड आई विल गेट योर कार रिपेयर। इतना सर इस लेवल तक है। a new thing for me. हाँ, Amazing. मेरा फ्रेंड वहां पे था तो ही वाज टेलिंग मी। इनफैक्ट वहां पर देखिए, हमारे देश में तो क्या है कि प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ फील करना चाहिए कि पुलिस आ गई, सबसे ज्यादा अनसेफ फील होता है। वहीं पर उसने मुझे बताया था कि ही वाज देयर एंड
वो फंस गया था, तो ही सेड मुझे ज़िंदगी में पहली बार जब हेल्प मिली ना वहाँ पर पुलिस से, अब वो कहानी बड़ी लंबी है, वो क्या कितना बताऊँ मैं, लेकिन उसको हेल्प मिली, लेकिन स्टार्टिंग में वो डर गया था क्योंकि उसकी आदत, उसको लगा आज पैसे भी मांगे जाएंगे। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, एक जापानीज टूरिस्ट से ही एक पुलिस वाले ने 500 रुपये की रिश्वत ले ली। अरे यार कहाँ जा रहे हो यार, क्यों यार अपने देश को यार इतना बदनाम करते हो? यार हमारा देश, आप खुद सोचिए ना, फॉरेनर्स में भी अब इमेज क्यों ऐसी जा रही है? बिकॉज होली का दिवस होता है, सब लोग होली बनाने जा रहे हैं, एक जापानीज आती हैं और लड़के उनके साथ बहुत बुरी तरीके से छेड़खानी करते हैं, होली बुरा ना मानो होली है, वो कंप्लेन करने जाती हैं, कुछ नहीं होता है। एक दो व्लॉगर हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, वो बाइक लेके वर्ल्ड टूर करने निकलते हैं, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। झारखंड के पास एक जगह है, वहाँ पर वो लोग, आई थिंक झारखंड है, मैं गलत होऊंगा तो लोग बता देंगे, झारखंड में जाके वो अपना एक बेस कैंप लगाते हैं। लड़की अराउंड 30s होंगी, एक गैंग आता है, यू नो व्हाट हैपेंस। तो हम क्या मैसेज भेज रहे हैं? दे वर द मोस्ट एक्साइटेड पीपल टू कम ओवर हियर। हमारे इधर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जो 12 साल में एक बार हुआ, उस समय पे गवर्नमेंट ने एक बूथ्स बनाए फॉर चेंजिंग, और वहां पे वीडियो बन के आ रही है कि भाई उसके अंदर जाके हमारे देश के लोग पी कर रहे हैं। ओह, व्हाट अगेन एजुकेशन एंड सिविक सेंस। एग्जैक्टली, एजुकेशन अगर रूट से बताया गया बच्चों को, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे, बच्चों को अगर बताया गया, और पता है आप देखिए, और एजुकेशन, अब मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देता हूँ, बचपन में अगर नहीं भी हुआ ना, आपने पूछा था कि अब वो हो गया, एडवांस लेवल पे भी हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जब मैं सेंट्रल इंडिया गया था, वो है इंदौर। समझिए कैसे। 2018 पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर ने डिसाइड किया कि भैया स्वच्छता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2017 के आसपास, 16 के बाद ही इन लोगों ने क्लियर कट रूल बनाया कि हर घर के बाहर जो डस्टबिन होंगे उसमें जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। ये पहले रूल किया गया, नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, आप कहीं पर भी जाके भेजोगे पेनल्टी। एक गाड़ी हो हल्ला करके, उनकी गाड़ी हर दिन सुबह, उसकी टाइमिंग फिक्स रहती है हर कॉलोनी में कि आपका कचरा एग्जैक्ट इसी डब्बे पे जाएगा और कहीं नहीं। आपने फेंक दिया बेटा, कैमरा हर जगह है, आप पे सीधे पेनल्टी लगेगी 5,000 10,000। कचरे पे 5-10 हज़ार लग जाए तो आम आदमी से लेकर बड़े आदमी को भी लगेगा क्या है। तो एवरीबडी 2016 से वो मेंटल कंडीशनिंग कर करके, फाइन्स लगा के, फिर ये वेस्ट ऐसा नहीं होता कि कहीं पे जाके एक बहुत बड़ा टीला बना दें और वो टीला अगर 2018 में किसी के सर पे गिरे तो 2 लोगों की मृत्यु हो जाए। लोग समझ रहे हैं मैं कहाँ के टीले की बात कर रहा हूँ। पहली बार मैंने देखा था, मेरे को लगा था अरे कितने बढ़िया, इधर भी पहाड़ हैं, फिर किसी ने बताया अरे सर ये ऐसे कचरे का टीला है, तो बोले। पर उसी को आप सोचिए, यहाँ पर वो पूरा एक सीवेज ट्रीटमेंट पे जा रहा है, प्लांट पे जा रहा है, रिसाइकलिंग हो रही है। तो आप देखिए 8 साल से इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का वर्ड, और जितने लोग बाहर से जाते हैं वो केस स्टडी बनाने देख रहे हैं कि यार ऐसा क्या कर दिया इंदौर ने, इतना साफ पॉपुलेशन है, सब कुछ है, गाड़ियां चल रही हैं, बट इतना। तो ये क्या हुआ है, ये इनिशिएटिव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लेके एजुकेट कर करके अब वो लोगों की वायरिंग हो गई। अब लोगों का बाय डिफॉल्ट हो गया है कि भैया किसी कॉलोनी में 8:30 बजे आएगा, किसी में 9 बजे आएगा, घर की जो वाइफ होंगी या फिर बेटा होगा या बेटी होगी, जो भी हो, वो कचरे का डब्बा लेके टक किया, फिर उसके बाद। और कितना सुंदर बनाया उन्होंने इसको। इनफैक्ट ये सब जगह पे हो सकता है। ये चीज सूरत में हुई थी, सूरत में बहुत गंदगी हो रही थी, वहां के म्युनिसिपल वालों ने बोला कि ये हम स्ट्रिक्ट इंपोजिशन करेंगे, एंड टुडे यू गो टू सूरत, इट इज मच बेटर देन दिस थिंग। आज हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ गया, 1500 का AQI चले जाता है दिवाली दशहरे के टाइम पे। कुछ लोग बोलेंगे अरे पॉपुलेशन ही इतनी, क्या करें भाई, चाइना की भी पॉपुलेशन ज्यादा है। आज से 6 साल पहले चाइना की एक सिटी है, लोग कमेंट्स में नाम बताएंगे, वहां पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था। दे स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स, दे स्टार्टेड एजुकेटिंग, और आज वो एक रीजनेबल लेवल पे आ गया वहां का AQI। पॉपुलेशन तो उधर भी ज्यादा थी, कुछ लोग नहीं, हमने उनको सरपास कराया, 6-7 साल पहले तो नहीं किया था ना। तो विदिन, तो इट विल टेक टाइम, लेट हो गए तो समय लगेगा, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट रूल्स के एग्जीक्यूशंस किए गए, इंपोजिशन करा किया। आपको पता है आज दुर्भाग्यवश हम जहां पर बैठे हैं, यहां पर अगर कोई बच्चा 2025 में पैदा होता है भारत में, तो उसकी एज -12 से शुरू होती है, और आप दूसरे किसी सिटी में तो -5 से शुरू होती है। क्योंकि आपको क्या लग रहा है, प्रदूषण सिर्फ बाहर है, थोड़ी खिड़की खुलती है, पोल्यूटेंट्स नहीं आएंगे। पोल्यूटेंट्स इतने माइक्रोस्कोपिक तरीके से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसते हैं। फिर आप कभी देखना, कभी भी आप बाहर जाओगे, थोड़ी देर भी दरवाजा खोल के आप बाहर निकलोगे, फिर आपको लगता है टाइटनेस क्यों लग रही है, कुछ तो किया ही नहीं, हम तो सिर्फ ट्रैवल किए हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दोस माइक्रो पोल्यूटेंट्स। आई टेल यू, हमें यहाँ पे पेड़ उगाने में बड़ी प्रॉब्लम है, उजाड़ने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी जो उजाड़ा है उत्तराखंड को, आप देखिए, काट दिए पेड़, डेवलपमेंट के नाम पे आपने खोद दिया यार पहाड़ों को।
फिर अब बाढ़ आ रही है ना, तो फिर आप ये मत कहो, फिर नेचर रीसेट आप करेगा देख रहे खुद हैं को। कि सारी चीजें, पर किताबों में हमें क्या पढ़ा, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, हमें प्लांट्स उगाना चाहिए। उल्टा ही हो रहा है ना सर, यहाँ पर भी तो एक एजुकेशन की प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड में कई जगहों पे पेड़ काटना मना है। वो क्या करते हैं, उसमें रात में जाके हल्का सा आग लगा देते हैं चीड़ के पेड़ पे। वो गिरा हुआ पेड़ उठाना अलाउड है, सरकार जिस दिन कह देगी ना गिरा हुआ पेड़ भी नहीं उठा सकते, उस दिन नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत अपने काम के लिए मैं यूएस जाता हूँ, सो आई रन एन IT कंपनी ऑल्सो, सो आई गो टू यूएस वेरी ऑफन। मैं मेरीलैंड में जहाँ पे रुकता हूँ, कॉकेसविल नाम की एक जगह है, तो वहाँ भैया और हम शाम को एक ट्रैक पे जाते हैं, इट्स लाइक 5 miles ऑफ ट्रैक। सर वहाँ पर अगर पेड़ गिर गया तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा कई सालों तक, उसको नहीं उठाते। और बहुत अच्छे से जानवर, जंगल, मतलब उसको वुड्स कहते हैं वहाँ पर, और घर इतने असमंजस में रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से कनेक्ट बना के चलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उस एरियाज में नहीं आती हैं। रात को हिरन आ जाते हैं घर के बाहर ही, लोमड़ी आ जाती है घर के बाहर, बिकॉज उनका एक कनेक्शन बन गया है। करेक्ट, बहुत अच्छा सा। करेक्ट। सड़कों पे आप देखेंगे जो ट्री गिरेगा उसको परमिशन ये है कि आप उसको काट नहीं सकते, आप उसको उठाकर साइड कर दोगे, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो डिकम्पोज होगा नेचुरल फॉर्म में। अब सर लिटरली मैं बता रहा हूं कि आप, आई डोंट नो इफ यू हैव बीन टू यूएस और नॉट, कितना साफ है। आप जो यहाँ बात करते हैं टायर्डनेस, I'll tell you, मैं अपने पेरेंट्स को जब मेरे गए, they were not ready to come back. that was, and they kept on finding ways कि एक बार ये थोड़ा न्यू ईयर के टाइम, न्यू ईयर हो जाए, क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, एंड दे वर लाइक क्या मतलब दे वर हैप्पी। तो अच्छा, कुछ लोग डिबेट करेंगे, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी, कि भाई वहाँ पे 300 रुपए का एक कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, यहाँ पे 3 मिल जाएंगे उस पे, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए ना, बहुत जबरदस्त है सर। एट द एंड आप ज्यादा पैसा बचा के करोगे क्या जब आपकी जीवन ही 45 तक है? नहीं, लेकिन पैसा कमा भी तो रहे हैं अभी कई लोग, जैसे आपने बोला इफ आई एम स्पेंडिंग $1.5 $2 दूध पे, तो भाई मेरी कमाई भी वैसे ही है। एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको एक जान के हैरानी होगी, यूएसए का एवरेज ड्राइवर जो मेहनत करता है वो INR में 85 लाख रुपीस पर एनम कमा रहा है। हाँ, सच है ये। आप बताइए, $20-25 मिनिमम, $30 तक चला गया। Exactly. मिनिमम वेज पर आवर की बता रहा हूँ मैं Absolutely, आपको। घंटे के absolutely. $30 तो मिलेंगे Absolutely. तभी तो लोग वहां पे नहीं रख पाते घर और- में किसी हेल्प को। एग्जैक्टली। और आप ये चीज देखिए कि यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि देखो उतनी मेहनत करो, बट आप डिफरेंस देखो, यहाँ पर आके एक IT के CEO आराम से आके कह देते हैं 72 घंटे काम करो, 74 आवर काम करो। मैंने बैठ के कैलकुलेट करा कि ये लोग जो इतना बोल रहे हैं इनकी इनकम कितनी हो रही है। मैंने निकाला पर आवर इनकी इनकम 35 to 40,000 होती है। आराम से होती है। इतनी लोगों की और मेहनत सर जो आकर बोल रहे हैं ना इंडिया में कि आप इतना काम करो, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल सब काम ही करने के लिए उनकी लाइफ नहीं है? ये लोग फ्राइडे को ना यूएस में 3 बजे के बाद ऑफिस से निकल जाते हैं, बैठते नहीं है। एग्जैक्टली, दे डू नॉट वर्क सैटरडे संडे एट ऑल। स्वीडन में 4 बजे के बाद पैकअप, मतलब पैकअप। माय फ्रेंड इज देयर, ही वर्क्स इन वॉल्वो, ही इज इन वेरी गुड पोजीशन। वो एक्चुअली पोलैंड में था, वहां से स्वीडन शिफ्ट हो गया। ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। वो मुझे फोन करके बोलते हैं मैं यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, मेरी जिंदगी एकदम बढ़िया है। और अच्छी बात एक और जो उसने मुझे बताई कि आई थिंक दे आर पेइंग सम 40% ऑफ टैक्स, लेकिन उसके बाद उसको कुछ नहीं करना, उसकी सड़कें खराब नहीं होंगी, उसकी मेडिकल की प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन फ्री है, मतलब व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ इज गेटिंग एब्सोल्युटली फ्री। ना दैट टैक्स इज एक्चुअली गेटिंग यूटिलाइज्ड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वहां पे बैठ के लगेगा ही नहीं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो। करेक्ट। जहां पे टाइम सेट है 7 बजे 7:02 मैक्स, आपकी गाड़ी बस वहां पे रहेगी, आप बैठो आराम से जाओ, टिकट के साथ आप आराम से पहुंचो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वी हैव वेरी गुड इन इंडिया आल्सो। आप बताइए कहां पे इंडिया में कौन सी कमी है बड़ी सिटीज में जहां पे हमें फैसिलिटीज नहीं मिल रही? बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन हम उनकी क्या करते हैं हालत, बैंड बजा रखी है। इतनी अच्छी ट्रेन निकाली वंदे भारत, मैं देख रहा हूं लोग मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसको यार। अरे बाबा, और कैसे घुस रहे हैं ट्रेन के अंदर, थोड़ा वेट कर लो दूसरी आएगी। मेट्रो के अंदर ऐसी घुस रहे होते, थोड़ा वेट कर लो दूसरी आएगी। और अगर आपको वाकई ही इतनी जल्दी है तो भैया आप कैब लेके चला जाओ, आपके पास और भी जरिए हो सकते हैं। तो एवरी टाइम ब्लेमिंग सरकार और सिस्टम इज नॉट गुड। करेक्ट, हमारी अपनी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टैक्स रिलैक्सेशन टू इंडियंस? अभी हाल फिलहाल में जब हम वार्तालाप कर रहे हैं तो GST की कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं जी, जिसमें मोटा मोटी, जैसे अगर हम कार्स की बात करें तो 6.5 से 8% शायद उनके प्राइसेस रिड्यूस होने के संभावनाएं हैं। अच्छी चीज़ जो मैं कहूँगा, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, कि जो सिन सेक्टर होता है,
पाप सेक्टर, फॉर एग्जांपल टबैको को सिन स्टॉक्स कहते हैं, अल्कोहल को सिन स्टॉक्स, उस पे टैक्स एक्स्ट्रा लेवाई किया गया है 40%। ठीक है, नाउ स्पेसिफिकली मैं सिगरेट्स, टबैकोज, इन सब की बात करता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे इससे कुछ नहीं है, जिसको पीना पिएगा, बिल्कुल, लेकिन अगर 10-15% भी इसके कारण थोड़े डिस्करेज होकर रिड्यूस करते हैं तो आई वुड से इट्स अ गुड इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन टेकन। आई विल से, देखिए, जब भी एक चीज याद रखिए, जब भी रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट होते हैं तो दो चीजें होती है, या तो इंडस्ट्री खत्म हो जाती है या तो एक ब्लैक मार्केट पैरेलल बन जाता है उसका बड़ा सा। बिल्कुल, वो जो होना है वो इट्स नॉट जस्ट इन आवर नेशन, इट हैपेंस एवरीवेयर। एवरीवेयर। आपको लग रहा है लॉबिंग इधर होती है, लॉबिंग यूएस में भी होती है। नहीं, वो आदत हो गई इंडिया में सबको अपने आप को गाली देने की। एग्जैक्टली, बाहर भी होती है। आप बोल रहे हो कि सिर्फ इधर है, तो भाई साहब अगर इधर ही प्रॉब्लम है तो देखिए, जापान की हमने इतनी तारीफ करी, वहां पे लोग लोनलीनेस के भी शिकार हो रहे हैं, 2-2 हफ्ते तक लोग बाहर भी नहीं निकलना। सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग। सर, तानाशाही की बात होती है इंडिया में। अब जापान जाइए, चाइना, पता कोरिया चल जाएगा ना, पता चल जाएगा तानाशाही क्या होती है। कोरिया में वहां के प्रेसिडेंट जी बैठे हुए हैं, सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे हुए हैं, और वहां पर एक लेजिस्लेशन पास करना है, वो बस पलट के देख रहे हैं किस किस ने हाथ, और सब सिंक में हाथ उठे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट वोटिंग, दिस इज अबाउट कौन जिंदा रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। तो इट्स वेरी इजी टू डिमीन आवर कंट्री। बड़ा आसान है कहना, हाँ कुछ कमियां हैं जो सही करनी चाहिए। सब में, सब में, सब में। नो कंट्री इन द अगर वर्ल्ड इज चलिए, परफेक्ट। अगर आप न्यूयॉर्क जाते हैं तो न्यूयॉर्क की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि वहां पे थोड़ा पिस वाली स्मेल आती है, कुछ बहुत सारे बहुत जगहों areas पे में, आती है, खासकर rats का थोड़ा सा, हाँ, सबवे में तो आती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एकदम हर जगह बेस्ट है। वहां पर एक थेफ्ट क्राइम वाला थोड़ा चलता है, कार तोड़ के $950 तक अगर कोई चोरी भी कर लेता है तो उस पर बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत सुपरमार्केट और इधर उधर से चलता रहता है। सर, गो टू यूरोप। आई वाज इन पेरिस, आई हैव सीन पीपल स्टीलिंग थिंग्स। मुझे मेरे होटल वाले ने बोला था कि रात को 8-9 बजे के बाद जाओगे तो रिस्क आपका है। एक्चुअली मैं पेरिस, जो लोग जाने की सोच भी रहे हनीमून और इस सब के लिए जाते हैं, भाई शाम को तुम थोड़ा सेफ ही रहो। हाँ, बहुत दिक्कत। मैं 7:30 बजे के बाद पेरिस पे बाहर नहीं निकलता था। वहां पे मुझे एक्चुअली किसी ने बोला, वहीं के बंदे ने, कि यू विल हैव अ प्रॉब्लम इफ यू आर गोइंग आउट आफ्टर 8 o'clock। मेरी फ्रेंड अभी रिसेंटली गई थी, उसने अभी तक घर पे विद हर हस्बैंड, बट इन लॉज और पेरेंट्स को पता नहीं 30,000 रुपए कैसे गायब हो गए उनके। सो इट्स अ गैंग। वो क्या करते हैं, एक बंदा नहीं है, एक बंदा निकालेगा, वो दूसरे का पास ऑन करेगा, करते 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 कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं एंड द लोकलाइट नो, बट दे कैन नॉट, दे वोंट डू एनीथिंग। नॉट, दे आर नॉट लोकल्स, दे आर कमिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट कि लोकल्स को, हाँ, नहीं, जो लोकल्स हैं, जो ये देख रहे हैं, वो नहीं करेंगे। नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। दे नो कि टूरिस्ट है। बट डू यू आल्सो थिंक दैट हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए? कई लोग इसके बारे में बात करते हैं। नहीं, मैं कहूंगा टैक्स तो जरूरी है। समझिए, एक देश को चलाने के लिए पैसे कमाने के क्या तरीके होते हैं? एक होता है टैक्स होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनकम टैक्स स्लैब क्या है, प्रॉब्लम ये है कि 146 करोड़ में से सिर्फ 2.5 करोड़ लोग आईटीआर भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई मेक एवरीबडी अकाउंटेबल, अदरवाइज प्रेशर वही बीच का मिडिल क्लास पे पड़ेगा। सो आई टेल यू वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। एक अभी जैसे आपने 2.5, लेट्स टेक 3% लोग टैक्स भरते हैं, जो कि जॉब, हम जिनको मिडिल क्लास या हम कहते हैं जॉब कर रहा है, अब उनकी मजबूरी हो तो कटेगा ही। लेकिन एक बड़ा तबका है जो टैक्स बचा रहा है या कैश ट्रांजैक्शंस कर रहा है। नाउ सपोज हम, अगर हमारी कंट्री में इनकम पे कोई टैक्स ना हो, लेकिन हम उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ा दे और हम कुछ सर्टेन चीजों पर टैक्स इंपोज कर दे, तो पहली चीज क्या होगी, जो लोग जिसको हम ब्लैक मनी का नाम देते, कैश ट्रांजैक्शन, वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आप चाहे बैंक में रखो चाहे जेब में रखो, एक ही चीज है, बैंक में रख के आपको शायद फायदा हो। उससे सरकार हो सकता है उस पैसे को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट भी कर पाए, क्योंकि आपका एक बड़ा पूल ऑफ मनी यू विल बी गेटिंग। ठीक है, maybe you're losing that 3%, but then think about what else you're getting. आप लग्जरी चीजों पे, जहां पे आपको लग रहा है बाइंग कैपेसिटी है, उसको उस पे रेट बढ़ा सकते हो। डाइनिंग पे आप और बढ़ा दीजिए, जो लग्जरी आइटम है उन पे बढ़ा दीजिए ना रेट्स। तो देखिए, इसको इस तरह से समझिए, व्हाट स्ट्रक्चर यू आर टॉकिंग अबाउट इज समथिंग जो दुबई में है, काइंड ऑफ, यस। वो वाली अगर रियलिस्टिक तरीके से देखा जाए तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पॉसिबल नहीं है। दुबई को वो चीज लाने में 15-20 साल का प्रिपरेशन करना पड़ा था। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे जो एमिरेट्स चलती है, जो उनकी खुद की बहुत ही प्यारी सर्विसेज हैं, वो कंप्लीटली गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, उनको टूरिज्म बढ़ाना रहता है, तो उन्होंने काफ़ी तरीके से वो सपोर्ट करी है। एयरलाइन, एयर स्पेस एक ऐसी जगह है जो मैक्सिमम जगह पे फेल होती है या लॉस में रहती है। हमारे देश की अगर बात करो, 2013 से लेकर अभी तक हार्डली 1 साल है जिसमें सारे एयरलाइंस प्रॉफिटेबल थे। हमारे इसमें प्रॉब्लम क्या हो जा रही है? देखिए, डिफरेंस देखिए। अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि इंडिगो अब इंटरनेशनली कंपीट करने निकलेगी एमिरेट से। प्रॉब्लम ये है कि इंडिगो ऑलमोस्ट 1100 करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देती है। बट आई थिंक दिस इज नॉट इवन
द प्रॉब्लम देयर आर मेकिंग एनी मल्टीपल। सेंस, क्योंकि एमिरेट्स की सर्विस, उनके देखिए प्लेन्स, दे आर प्रॉब्लम क्या है, एब्सोल्युटली आप इस अमेजिंग। चीज में देखिए कि इंडिगो या कोई भी लोकल एयरलाइंस की बात करें, जब शॉर्ट डिस्टेंस होता है तो वो एक जो भी आप कॉम्प्लीमेंट्री खाना वाना लेते हैं, इट डजंट मैटर मच कि छोटा डिस्टेंस है। एब्सोल्युटली व्हेन इट इज लाइक इन 8-9 आवर, दैट इज वेयर द कस्टमर साइकी प्लेस कि भाई मेरे को कंफर्ट चाहिए भाई, करेक्ट। मेरी सीट टूटी नहीं होनी चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, खाना बढ़िया चाहिए, बिकॉज यू आर चार्जिंग अ प्रीमियम फॉर दैट। करेक्ट। दूसरी चीज है कि एमिरेट्स का जो एम्पायर बना है, इट हैज सो मेनी कनेक्शंस टू एंड फ्रो, तो वो कॉस्ट वाइज भी दैट विल बिकम वेरी बिजनेस, बट वो सारी चीजें हेल्प है। बट कमिंग टू द टैक्स वाला पार्ट, पूरी तरीके से एलिमिनेट इसलिए नहीं कर सकते हैं, और ये जो हमने लग्जरी पे बढ़ा दिया, ये सारी चीज़ों पे बढ़ा दिया, दैट इज़ नॉट द करंट सोल्यूशन, कंसिडरिंग कि अभी भी हमारा बहुत सारा हिस्सा एक पॉवर्टी लिंक्ड है। अगर हमने ये सारी चीज़ें डायरेक्ट करने लग गई तो नॉर्मल कंजम्पशन में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आने लग जाएगा। यू सेड इट, पॉवर्टी लिंक है। हाँ, तो सर जो रिजर्वेशन है वो गरीब आदमी को देना चाहिए ना, फिर वो इनकम बेस होना चाहिए रिजर्वेशन की। आपकी इनकम, उनमें राशन कार्ड बनता है ना, बीपीएल बनता है, एक बनाइए ना वो कि आप कम, आपकी Again, इनकम नहीं है तो मैं आपको एजुकेशन फ्री दे रहा हूं। तो इस पे आप जो ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको हमको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए रिजर्वेशन, विच इज राइट। बट देखिए अभी तक जैसे देश चलता आया है, क्लियरली आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है पॉवर्टी में कौन है। जैसे सबसे हंसी की बात है, हमारे देश में हर कोई आज के समय पे कहता है मैं मिडिल क्लास हूँ। जो व्यक्ति साल का 40 लाख कमा रहा है वो भी कहता है मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और जो व्यक्ति साल का 4 लाख कमा रहा है वो भी कहता है मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। क्लियर डिस्टिंक्शन है नहीं। रीजन क्या है? देखिए बिल्कुल सही है, इसमें यहां पर पॉलिसी मेकर्स को मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे देश के सिर्फ 0.5%, याद रखिए सिर्फ 0.5% एग्रीकल्चरल इनकम वालों को टैक्स करने लग गए, 30,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। बहुत डिफिकल्ट चीज बता दी है आपने। बट हमको क्लियरली मीडिया वाले इतने बार दिखाते ना कि XYZ सेलिब्रिटी के बेटे या बेटी ने 13 करोड़ की जमीन खरीद ली, एग्रीकल्चर अपने आप को किसान दिखा के एग्जाम, ये तो यार पब्लिकली दिख रहा है। देखिए policy makers have the PAN card of every these individual. Instead of going before petty matters, अगर हम इतने बड़े मैटर से करें, सोचिए जैसे यूएस में इनहेरिटेंस टैक्स होता है, रिच लोगों पे टैक्स ज्यादा है, इसलिए ट्रम्प भाई साहब थोड़ा इधर उधर दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। बट आप देखिए किस प्रकार से वहां पर एक टैक्सेशन का एक अलग सिस्टम है कि भाई आपने बहुत कमाया है, सोसाइटी से कमाया, सोसाइटी को आप दीजिए, और खुशी खुशी वहां पे लोग कर रहे हैं। बट इन द यूएस, लाइक व्हेन आई हायर पीपल इन द यूएस, तो अगर वो मैं हायर करता हूँ, मुझे उनका टैक्स पे करना है, तो एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट टैक्स। करेक्ट। सबसे कम टैक्स टेक्सास में लगता है, सबसे ज्यादा टैक्स में जो पे करता हूँ किसी भी एम्प्लॉय का यूएस में, वो मैं पे करता हूँ कैलिफोर्निया में या न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है। उसके अलावा हर अलग जगह का अपना हिसाब है। परफेक्ट। लेकिन फैसिलिटी सबको मिलती है, एंड द रीजन इज ऑब्वियस, क्योंकि वहां पे कोला, जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड अलाउंसेस कहते हैं, वो भी मिल जाता है, बिकॉज एक्सपेंसिव सिटीज है। लेकिन इंडिया में चाहे वो बी ग्रेड सिटी हो चाहे वो ए ग्रेड सिटी हो, हम एक जैसा ही टैक्स पे कर रहे हैं। You gave the exact reason why people are leaving the country. You gave the exact reason. प्रॉब्लम लोगों को टैक्स भरने में नहीं, हमसे भी ज्यादा टैक्स भरने वाले देश हैं, बहुत सारे देश हैं, ठीक है, बट दे आर गिविंग द फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज फ्री होती हैं। अच्छा, अब कुछ लोग डिबेट करेंगे लेकिन 4 महीने वेट करना पड़ेगा क्योंकि पर्सनल तो बड़ा खर्चा है। क्योंकि यूएस में अगर एज अ टूरिस्ट आप बीमार हो गए तो आधे घंटे का कंसल्टेशन का आपका 50,000 रुपये लग जाएगा, और अगर आपने डॉक्टर से दवाई ववाई ले ली 2 लाख की तो दवाई हो जाएगी एक छोटी बीमारी की। तो उधर 3-3 महीने, इसलिए मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं अगर प्राइवेट में करना पड़ा, नॉट ओनली यूएस, एवरीवेयर। करेक्ट। इस मामले में इसलिए ट्रम्प भाई साहब ने भी जेनरिक ड्रग्स पे हमारे इधर टैरिफ इम्पोज नहीं किया। उनको पता है भैया 45% वो लोग डिपेंडेंट है, और इंडिया भी इसलिए थोड़े उसमें है कि भाई $85 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बाकी लोगों से हम हाथ मिला रहे हैं। फिर ट्रम्प भाई साहब का स्टेटमेंट आ जाता है, अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, आप लोग तो दोस्त हो। ये सारी चीजें चलती हैं। बट द पॉइंट ओवर हियर इज व्हाट ऑन अ पॉलिसी मेकिंग फ्रंट शुड बी डन इज कि हम अगर टैक्स ले रहे हैं तो हम फैसिलिटीज दें। दैट इज नंबर 1। हम रोड कंस्ट्रक्शन, चाइना में 53 स्टोरी की बिल्डिंग 18 दिन में बन जाती है, हमारे इधर 9 साल में एक ब्रिज नहीं बन पा रहा है। ये प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज वो ब्यूरोक्रेटिक, इधर इसको खाना है, उसको खाना है, इसका खाना है, इसको खाना है। ऊपर से अभी हाल फिलहाल में जब हम बात करें, 2 दिन पहले की बात है,
एक आईएएस ऑफिसर एक जगह पे जाती हैं और वो बोलती हैं कि इधर इलीगल काम चल रहा है, सामने वाला एक कॉल लगाता है, एक बहुत बड़े मिनिस्टर का फ़ोन लग जाता है उस पे और वो बोलता है आप जानते हो ना मैं कौन हूँ, मैं आपका ट्रांसफ़र करा दूँगा। वो तो ये चीज़ वायरल हो गई तो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी डन क्योंकि क्लियर कट आ जाएगा। बट ये चीज़ तो वायरल हो गई, कितने सारे ईमानदार लोग करने की कोशिश, हम एग्ज़ाम्पल कहाँ से सेट करेंगे? आप बताइए ना, जब तक पॉलिसी मेकर्स डोंट से कि यस आप अगर आईएएस ऑफिसर हैं, आप ईमानदारी से काम करें, हम प्रमोट करेंगे। अगर आप एजुकेटर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके अगर बच्चे 10th में अच्छा मार्क्स कर रहे हैं, आपकी सैलरी कॉर्पोरेट लेवल को मैच करेगी, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। यूएस में अगर कोई बंदा इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका आगे पीछे सब क्लीन होना चाहिए। Correct. अगर उसके ऊपर एक भी टिकट कटा ना, जिसको ट्रैफिक टिकट कहते तो भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और अगर गलती से हो भी गया, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पर तो बहुत कॉमन है, बंदा पूछता है ना आके कि तू जानता है मैं कौन हूं, तो पहला सवाल तो ऐसे लोगों के लिए ये होना चाहिए कि भाई अगर तू इतना फेमस होता ना तो शायद मैं जानता तेरे को, तो तूने कुछ ऐसा जिंदगी में नहीं करा कि तुझे जानना भी चाहिए। पहला तो ये। दूसरा, मेरा बाप कौन है, ये सब बहुत सारे सवाल होते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग यूएस में हुई, और ये भी शायद ईस्ट कोस्ट की बात है, वही न्यूयॉर्क मेरीलैंड वाला एरिया जो है हमारा। किसी बंदे ने, लड़के ने ड्राइव करा और पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, कुछ तो ओवर स्पीडिंग या कुछ था। दिस गाय सेड कि माय डैड इज कांग्रेसमैन, और उसने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। देन हिज डैड आल्सो केम ओवर वहां पे कि भाई तुम मेरे लड़के को कैसे ऐसे कर रहे हो। पुलिस वाले ने कहा यू आर सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड एंड आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, क्योंकि वहां पर एक कैमरा होता है, वो ऑन रखना पड़ेगा आपको। मतलब अगर मैं पुलिस वाला हूं और मैं आपसे बोलता हूं अपना लाइसेंस दिखाइए, कुछ भी, वो रिकॉर्ड होगा और रिकॉर्ड जाएगा। तो आपका पूरा राइट है एज अ ह्यूमन वहां पे, एज अ पर्सन, कि आप भी डिफेंड कर सकते हो अपने आप को। पुलिस वाले ने वो रिकॉर्डिंग वहां पर दिखाई, लोगों को पता चली और लोगों ने कहा इस तरह का नेता हमारा नहीं हो सकता, और उस बंदे को पोजीशन छोड़नी पड़ी। अब आप क्या ये चीज इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि होगी? ऐसे कांड हो जाते हैं इंडिया में, लड़ाई पे किसी ने कुछ कह दिया किसी नेता को तो अगले दिन से बेचारा बंदा नहीं दिखता। ऐसे केसेस आए हैं सर, न्यूज में खुल के आए हैं। ये होता है क्योंकि यार हमारे देश में ना सीरियस मैटर्स जैसे रेप हो गया, पोल्यूशन हो गया, एजुकेशन हो गया, उसको मजाक में लिया जाता है और मजाक को सीरियसली लिया जाता है। सच है, ये केसेस हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो ये चीज़ समझिए कि इट्स हाई टाइम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा। लोगों को अगर लग रहा है अभी तक जितने लोग टिके हुए हैं, जो कमेंट लाइक जो भी कर रहे हैं, उनको अगर लग रहा है कि हमारे देश में क्या है, तो पहले ये भी मैं बता दूं, हमारे देश का सबसे बड़ा पावर है डेमोग्राफिक डिविडेंड। सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है। याद रखिए, ये यंगेस्ट पॉपुलेशन ही होता है जो इनोवेशन करता है, कंजम्पशन करता है। मर्सिडीज चलाने की इच्छा 50 के अंडर होती है, ना कि 60-70 के बाद। तो पहली चीज़, हमारे पास सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे पास अब धीरे धीरे, थैंक्स टू पॉडकास्ट लाइक दिस, एजुकेशन, जो भी धीरे धीरे जो लोग अवेयर होना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आजकल मिल रहा है। इट्स अपॉन यू, आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन है, आपको टैप करते आना चाहिए सही इंफॉर्मेशन, कॉन्शियस चॉइसेस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। हमारे पास, मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ऐसी, गवर्नमेंट अच्छा भी कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें, टाइम लग रहा है, बट हाँ धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आई वुड अगेन अप्रिशिएट गेमिंग बिल जो आया है हाल फिलहाल पे, बहुत अच्छा है वो। भाई एक्चुअल में लोगों को जुए की लत लगी है, लाखों करोड़ों घर बर्बाद हो रहे हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से गलत नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री बर्बाद, नहीं, अब असली गेमिंग इंडस्ट्री दिखेगी, क्योंकि दे हैव नॉट सेड ई स्पोर्ट्स बंद हो जाएगा, दे हैव नॉट सेड गेमिंग कंसोल्स बंद हो जाएगा। अब ये चीज़ें प्रमोट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रमोट होंगी। बंद क्या हो रहा है कि भैया 10 रुपए लगाओ और 11 लोगों की टीम बनाओ, 500 रुपए लगाओ और 11 लोगों की टीम बनाओ, 7.5 करोड़ प्रोबेबिलिटी में एक जन की जीतने की चांस होती है। तो ये गेम ऑफ स्किल नहीं होता है, इसको गेम ऑफ लकी कहते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। हमारे इधर एक और चीज़ जो मुझे अच्छा लग रहा है, डेटा दुनिया भर में चीपेस्ट है, थैंक्स टू जियो। लेट्स अप्रिशिएट जिनने अच्छा काम किया है। करेक्ट, चीपेस्ट डेटा है। बाहर आप जाओगे, इंटरनेट सस्ता नहीं है, आप चीज़ें इसको समझिए इस चीज़ को। तो हमारे पास ये चीज़ हो रही है। हमारे पास वी आर द फोर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज इंडिया, और अब पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। बैरक ओबामा एक भाषण दे रहे हैं और पीछे हनुमान जी की मूर्ति है। मार्क जुकरबर्ग हमारे देश में आ रहे हैं और नीम करोली बाबा के आश्रम जा रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा। अगर हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की, वो कहाँ पर मार्क जुकरबर्ग को जाने बोलते, बोले नीम करोली बाबा के आश्रम जाओ। बीटल्स बैंड क्या बोलता है, भाई ऋषिकेश जाना, वहां पर एक आश्रम है, वहां पर जाना तो आपके लिए हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए इन सब के एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि हमारे देश का दुर्भाग्य है, जब तक गोरी चमड़ी वैलिडेशन नहीं देती हम लोग नहीं मानते।
तो मैं बता दूं कि ये वाली सारी चीज़ें हैं। हमारे ही देश की चीज़ों को अब वो लोग यूएस में एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले तक कोई नहीं बोलता था अश्वगंधा अच्छा है, हमारे तो आयुर्वेद पहले से कहता था। अब वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, फिरंगियों ने कर दिया हाँ अश्वगंधा इज गुड, शिलाजीत इज गुड। हमारे देश में कब से इसके बारे में बात होती है? हल्दी का दूध पी रहे हैं सर हल्दी, वो। एग्जैक्टली, हल्दी का दूध वो लोग पीने लग गए। टर्मरिक, करक्यूमिन, इन सब की बातें कर रहे हैं। हमारे देश में तो कब से इन जड़ी बूटियों की बात हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के पास कुछ नहीं है। हमारे देश के पास सब कुछ है। द प्रॉब्लम इज हम उन रिसोर्सेज को, उस ज्ञान को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। हमें मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए अंग्रेज, हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम कहेंगे अरे हमारे पास है क्या। हमें इतना वो तुच्छ स्तर की राजनीतियां करनी है जिसमें कि हम दो गुटों को लड़ाएं और हम ऊपर बैठ के तमाशा देखें, ताली बजाएं। नहीं, हमारा देश बहुत बहुत बड़ा है, ज्ञान का सागर है हम, लेकिन उसको सही तरह से इस्तेमाल तो करें। एग्जैक्टली। आपस में एक दूसरे को काटने में लग रहा है मैं तो सर। कह रहा हूँ यार कि आप लोग हमसे भी इंस्पिरेशन मत लीजिए। स्पिरिचुअलिटी, ये मैं बायस के साथ भी कह सकता हूँ, स्पिरिचुअलिटी की इंस्पिरेशन लेनी है प्रेमानंद महाराज जी से लीजिए। मैंने बहुत बार ऐसे सुना है, हमारे हिंदू भाई भी और मुसलमान भाई दोनों बोलते हैं हम तो प्रेमानंद महाराज को सुन रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, उनको किस चीज का लोभ, किस चीज का वो, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उन पे भी कंट्रोवर्सी करवा दी है। यार वो व्यक्ति आराम से बैठ के सही लेसन, मैं बायस हूं, देखिए मान सकते हैं कई लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन यार काम तो अच्छा ही काम कर अच्छा रहे कर हैं। रहे हैं यार। आपको ज्ञान, आपसे ना तो कुछ ले रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा, उन्होंने सिंपल से कहा, और उसमें झूठ क्या है? आप और मैं जानते हैं कि आजकल की पीढ़ी में रिश्तों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स करते जाएंगे तो एक वैवाहिक जीवन अच्छे से कहाँ निकलेगा? उन्होंने इसमें क्या गलत कहा? इजंट दैट द प्रॉब्लम? उस पे लोगों ने विवाद उठा दिया। तो वहां पर लेना है उनसे प्रूवन इंस्पिरेशंस लीजिए, ना कि इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस लीजिए। मैं तो बोलता हूं हम दोनों से भी मत लीजिए, आप प्रेमानंद जी से लीजिए। मेहनत का एग्जांपल लेना है तो इंडिया में आप लीजिए, रतन टाटा जी से सीखिए ना, लेट रतन टाटा। उन्होंने सोसाइटी के लिए कितना कुछ किया, जमशेदपुर को उन्होंने पूरा डेवलप कर दिया सबके लिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। मैं कहूंगा कि यार अगर आप चाहे कैपिटलिज्म में भी सोचते हैं तो आप लीजिए मुकेश अंबानी, उनकी अच्छी चीजें लीजिए ना। मुकेश अंबानी जी ने क्या किया था? मुकेश अंबानी जी ने जामनगर जैसी जगह को सोने की नगरी बना दिया, कितने लोगों को नौकरी दी, डेटा को इतना सस्ता किया। अगर वो डेटा नहीं होता तो आज मैक्सिमम लोग कंज्यूम नहीं कर पाते। डेटा मैं तो कर रहा मोबाइल। उनके फादर का विजन जो था धीरूभाई अंबानी का कि हर हाथ में मोबाइल होगा, और वो उन्होंने पॉसिबल किया उस टाइम पे जब लोगों के लिए मोबाइल एक लग्जरी हुआ करती थी। एग्जैक्टली। तो आप उनसे सीखिए। अगर आपको सीखना है, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लेट एपीजे अब्दुल कलाम जी से सीखिए यार। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सारी चीजें करिए। लेकिन हम सीख किस तरह? हम सीख रहे हैं उस व्यक्ति से जो भाड़े की 1 करोड़ की गाड़ी आपको रोज दिखा रहा है कि देखो गाइस मैंने अपनी नई गाड़ी ले ली, देखो मैंने फलाना डिमका ये कर लिया, देखो गाइस घर में दूध खत्म हो गया। हम उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। हम उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं जो आके हमको बताते हैं सट्टा करो सट्टा करो सट्टा करो सट्टा करो, इसी से है। हम उनसे कर रहे हैं जो 21 दिन में पैसा डबल की बातें कर रहे हैं, हम उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। दिस इज नॉट इंस्पिरेशन। ऐसी इंस्पिरेशन लोगे तो डेस्परेशन होगा और फाइनली डिप्रेशन होगा। तो कृपया करके सही इंस्पिरेशन चूज कीजिए, और सबका आंसर और सोल्यूशन टू एंड इज एजुकेशन। मजा आ गया। Thank you so much, sir. Thank you so much. It was much. nice talking to you. Same here. We'll definitely catch up once again. Sure. Thank you so much. And आशा करते हैं लोगों को पसंद आया। लोग कहेंगे अगर पार्ट 2 तो बिल्कुल बहुत जल्द हम पार्ट 2 भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।